दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन सेलिंग है और दुनिया का सबसे निखित प्रोफेशन भी फिर सेलिंग है। तुझे माँ बाप ठीक नहीं मिले तो ससुर डंका ढूंढ लेते हैं, पर जो डंका ससुर होता है वो इसको जवाई नहीं बनाता। जिस शनि ग्रह को लोग यहाँ धरती से सेट कर लेते हैं, पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है। इतना बड़ा प्लैनेट आपके जीवन में और मेरे जीवन में पर्सनल इंटरेस्ट लेता होगा क्या? देखिए, लोग गलत नहीं होते, आपने उनको गलत समझा होता है कि मैं ऐसा कुछ करूं, ऐसा कुछ बनूं कि मुझे दोबारा से जो है किसी भी और व्यक्ति से इस तरीके की इंसल्ट ना लेनी पड़े। तो ये जो वर्क लाइफ बैलेंस के नखरे हैं, ये एक पर्टिकुलर कुछ परसेंटेज क्लास के हैं। ऊपर वाले ने ना हमारे आलू गोभी प्याज फिक्स किए हुए हैं। हम 16 लोग एक साथ रहते हैं आज भी। लेकिन आपकी भी तो कोई विवेक शक्ति है कि ये ऊपर का डब्बा बिल्कुल मतलब काम ही नहीं कर रहा है। खुद भी तो समझो। देखो ना, जहाँ आपकी 3 चीजें जाएंगी ना, आपका उस एरिया में विस्तार होगा ही। आज इस पॉडकास्ट के अंदर मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आज आपको जो भी जानकारी, जो भी नॉलेज इस पॉडकास्ट के अंदर सीखने को मिलेगी, वो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त और आपकी जिंदगी में काम आने वाली नॉलेज होगी। क्योंकि आज हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बादशाह, ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच सुरेश मोहन सेमवाल जी के साथ बैठे हैं। हो सकता है आपने इनकी कई वीडियोस देखी होंगी, कई पुरानी वीडियोस देखी होंगी, कई नई वीडियोस देखी होंगी, लेकिन बहुत कम आपने इन्हें सोशल मीडिया में सुना होगा। लेकिन जो जानकारी आज आपको मिलेगी वो नेचुरली प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस लर्निंग है। सुरेश मोहन सेमवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे पॉडकास्ट में। बड़ी तमन्ना थी सर आपको मिलने की, मेरी भी और कई लोगों को मिलने की, क्योंकि आप सोशल मीडिया में सर बहुत कम अवेलेबल रहते हैं। आप यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन सर आपकी जो वीडियोस हैं, जो हो सकता है आपने डाली हो सकता है किसी कंपनीज के थ्रू वो वीडियोस पहुंची हूँ, वो सर लोगों को बहुत पसंद है। आपका अंदाज, आपका बोलने का तरीका, आपका स्टोरी टेलिंग वो जबरदस्त है सर, और लोग सीखना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं। इसलिए आज हम सर को लेके आए अपने पॉडकास्ट में। 2 घंटे तक हमने सर को पकड़ लिया है और सारे सवालों को लिस्ट में आज सर के लिए लेके आया हूँ। सर, मेरा पहला सवाल, कई सारे लोग सर आपके बारे में जानना चाहते हैं, जो आपकी जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई, आपका एक्सपीरियंस, और जो जर्नी सर होती है एक इंसान की, वो आदमी को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करती है। तो सर आपकी जर्नी भी बड़ी शानदार रही है। तो मैं सर चाहता हूँ कि आप एक बार अपने बारे में थोड़ा सा डेप्थ में बताइए, आपने कहाँ से अपनी जर्नी शुरू की और सुरेश मोहन सेमवाल जी एक्चुअल में है कौन? तो सुरेश मोहन सेमवाल जी बड़े नॉर्मल इंसान हैं। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई मेरी स्वदेशी है। थोड़ी पढ़ाई मैंने विदेश से की है, बाकी सब स्वदेशी है। मैंने कैरियर शुरू किया था फाइनेंस से। हाँ, तो बड़ा अजीब लगता है कई लोगों को कि फाइनेंस के आदमी जनरली बोलने में ना ज़्यादा वो थोड़ा फिगर्स वाले लोग होते हैं। लेकिन मैं फाइनेंस में था, लेकिन जब मैंने पहली नौकरी की तो मैं, क्योंकि उस समय पे नए नए कंप्यूटर्स आए थे। अब अगर आप लोगों को तो बड़ा सुन के हैरानी होगी, आप जैसे जवानों को, कि जो पहला कंप्यूटर जिस पे मैंने काम किया था उसकी जो हार्ड डिस्क कैपेसिटी थी वो 486 थी, 486 MB। ओके, तो आप इमेजिन करो वो कैसे कंप्यूटर होते होंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटी उतनी होती है। राइट। तो वो लेकिन उस समय का एडवांस कंप्यूटर होता था। ये कौन सा सन की बात हुई? ये बात मैं कर रहा हूँ 1994। तो तब से हमने शुरू की अपनी जर्नी। लेकिन उस समय का मैं कंप्यूटर्स में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, क्योंकि नए नए लोग थे हम, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भी हमने कोर्स किया था। लेकिन मेरी बैकग्राउंड फाइनेंस से थी, तो स्टार्ट किया फाइनेंस से। लेकिन अब हुआ क्या कि जब मेरी पहली नौकरी थी तो 2 घंटे के बाद मेरा काम खत्म हो जाता था। ठीक है, अकाउंट्स में जब मैं था तो 2 घंटे के बाद मेरा काम खत्म हो जाता था। तो 10-15 दिन तो मैंने वेट किया कि मुझे शायद कुछ और काम देंगे। लेकिन जब कोई और काम नहीं दिया तो मैं अपने जो कंपनी के मालिक हैं उनके पास गया कि जी मेरे पास 2 घंटे से ज़्यादा काम ही नहीं है, या तो आप मुझे हाफ डे दो, नहीं तो वो कोई और काम बताओ। तो प्राइवेट नौकरी में कौन आपको हाफ डे देता है? तो पहले तो उन्होंने चेक किया भाई तेरा काम खत्म कैसे होता है। तो फिर मैंने उनको बताया जी कि मैं कंप्यूटर से करता हूँ, पिछले वाला मैनुअल करता था। तो वो लगा रहता था, कह रहा जी पिछला वाला तो असिस्टेंट मांग रहा था। तो मैं कहा वो मैनुअल करता था ना, हम तो कंप्यूटर से कर रहे हैं। तो मेरे पास तो 2 घंटे में तो उन्होंने चेक किया, हाँ इसका काम तो अप टू डेट है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा करो, तुम जब टाइम होता है तो अब तुम अकाउंट्स में हो, तो जिन लोगों की पेमेंट ओवरड्यू हो गई है उनको फ़ोन करो। तो अब फाइनेंस के आदमी को फिर फ़ोन उठा करके लोगों से बात करनी है कि जी आपके पैसे ओवरड्यू हो गए हैं। अच्छा, जो हमारे क्लाइंट्स थे वो सब पढ़े लिखे लोग थे, सब अंग्रेजी भाषा वाले लोग थे, तो उनसे बात भी फिर अंग्रेजी में करनी है आपको। तो इस तरीके से थोड़ा बोलने चालने का वो जो शुरू हुआ कॉर्पोरेट जगत में। लेकिन अब आप जब लोगों को फ़ोन कर रहे हो पेमेंट के लिए, तो वो भी रोज़ नहीं कर सकते ना। अगर किसी ने कह दिया कि हाँ जी हम 10 दिन में दे रहे हैं, तो बात खत्म हो गई। तो मैं फिर अपने गया ओनर के पास, मैंने कहा जी ये भी कोई सारे दिन का काम थोड़ी है, ये 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है और हर रोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर उन्होंने कहा तो फिर ऐसा करो, तुम एयरलाइन की टिकटिंग भी सीखो। तो फिर हमने वहाँ टिकटिंग भी सीखनी शुरू कर दी।
हमारा तब भी टाइम बचता था। तो फिर वो कहते ऐसा करो तुम सेल्स भी सीखो। तो पहले जो मैं घर 5 बजे चला जाता था, फिर अब मैं जाने लगा 6:30-7 बजे। अच्छा, जो मेरे साथ लोग काम करते थे वो कहते थे और बनो हीरो, चुपचाप अपने कमरे में बैठ के ताश खेलता रहता, सॉलिटेयर, कौन पूछ रहा था। अच्छा, तब की बात आपको रावत साहब हैरानी होगी, तब जो कंप्यूटर रूम होता था उसमें लोग जूते पहन के नहीं आते थे। ओके। हाँ, बड़े सेंसिटिव होता था कंप्यूटर, डस्ट नहीं होनी चाहिए। तो आपके कंप्यूटर, आपके रूम में एसी कंपलसरी है, तो पूरे ऑफिस में मेरे रूम में एसी था, बाकी किसी रूम में एसी नहीं, बाकियों के पास एसी के कमरे नहीं थे। और तो लोग मुझे कहते तू बेवकूफ़ है कि मेरे पास टाइम है, मुझे और काम दो। अच्छा, जबकि तनख्वाह थोड़ी बढ़ा रहे हैं, काम बढ़ा रहे हैं, तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे। तो कहे तू बेवकूफ़ है, तो बड़े मजे लेते थे मुझसे। लेकिन वो ऊपर वाले की कुछ मेहरबानी है, हम पहाड़ी लोग हैं, हमें मेहनत की आदत होती है। और मेरा जन्म क्योंकि दिल्ली में हुआ है, तो पंजाबियों का इलाका है जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, इसलिए आपको मेरी भाषा में थोड़ा पंजाबीपन दिखेगा, पर वो मैं पंजाबी नहीं हूँ। तो वो पहाड़ियों को जो मेहनत करने की आदत होती है ना, तो वो मुझे ठीक नहीं लगता था। तो अब नतीजा क्या हुआ कि ज़्यादा काम सीखा, ज़्यादा किया, तनख्वाह नहीं बढ़ाई, लेकिन अनुभव बढ़ा, स्किल सीखे, कुछ नई नई चीज़ें आ गई, कुछ झिझके खुल गए, और आज आप बैठ के फिर मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। और वो जो लोग मुझसे उस समय पे बात करते थे ना कि तू हीरो बन रहा है, हीरो बन रहा है, उनमें से 1-2 अभी भी उस कंपनी में काम कर रहे हैं, आज भी सेम कंपनी में। हाँ, और वो मुझे आज कहते हैं कि सेमवाल तेरी किस्मत बड़ी अच्छी है, पहले से ही तेरी किस्मत बड़ी अच्छी है। पहले ताना मारते थे। तो जो मुझे समझ में आया है रावत साहब, वो ये है कि अगर आप अपने समय का ईमानदारी से यूज करो, और ये ध्यान रखो कि जहां काम कर रहे हो, जब काम कर ही रहे हो तो फिर वैल्यू ऐड करो। तो ये शुरुआत से, पहली जॉब से शुरू हुआ। अच्छा, यही आदत बनी रही। तो हमने एक फार्मूला सीखा है कि अगर आपको इज्जत चाहिए, जो कि आप रावत साहब, हर आदमी इज्जत चाहता है दुनिया में, है, तो कि इज्जत कैसे मिले, तो इज्जत ऐसे मिले कि देखिए, हर रिलेशनशिप में ना आप कुछ ले रहे होते हो, कुछ दे रहे होते हो। जैसे इस वक्त हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो कुछ आपको मिल रहा होगा, कुछ मुझे मिल रहा होगा ना इस पॉडकास्ट से। लेकिन देखिए, इज्जत किसकी होती है? जिसने वैल्यू ज्यादा ऐड की होती है टेक अवे से। हर रिलेशनशिप में आप कुछ गिव कर रहे हो, कुछ टेक कर रहे हो। जैसे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर है, हस्बैंड वाइफ है, फादर सन है, ब्रदर ब्रदर है। तो हर रिलेशनशिप में आपको कुछ मिल रहा है और उस रिलेशनशिप में आप कुछ दे रहे हो। इज्जत उस आदमी की होगी जिसने वैल्यू ज्यादा दी है और उसमें से लिया कम है। ओके, यही चीज तनख्वाह पे है, देना ज्यादा है, लेना कम है। अगर आप वैल्यू ज्यादा ऐड करते हो और आपका टेक अवे कम है, तो आपको इज्जत मिलेगी ना गुरुदेव। लेकिन अगर आप ले ज्यादा रहे हो और वैल्यू कम दे रहे हो, तो फिर सामने वाला आपको बोझ समझेगा ना। ऑब्वियस बात है। हाँ, तो कैरियर की मेरी शुरुआत ऐसे हुई, और नतीजा ये हुआ कि 8 साल में मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है साउथ दिल्ली की, तो उसके चीफ मैनेजर पोजीशन पे पहुंच गया था। और उम्र मेरी वो थी जो आपकी है अभी, 25 साल। तो मेरा कैरियर की ग्रोथ ना ऐसे 90 डिग्री की ग्रोथ थी, हमेशा से, एक जंप, हमेशा से। मतलब कभी मैंने परमात्मा की दया से डाउन नहीं देखा कॉर्पोरेट करियर में। ओके। तो लेकिन फिर जब मैं कॉर्पोरेट करियर में आ गया, तो मैंने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए। तो जब वो कुछ ट्रेनर्स को सुना ना, तो फिर मुझे वो लगा कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। ओके, वो आपके अंदर से आ गया। तो फिर एक समय आया कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम अभी अगले 6 महीने ना कोई नया प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। किसी कारण से वो पार्टनर्स में कुछ इशू था कि हम कोई नया प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। तो जो कंपनी के ओनर थे, तो उन्होंने मुझे एक कंपनी में भेजा, उनके दोस्त की कंपनी थी, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की कंपनी। क्योंकि वो जो मेरे कंपनी के ओनर थे, उनको पब्लिक स्पीकिंग का बड़ा अच्छा शौक था, आज भी बहुत अच्छे वक्ता हैं वो। तो उन्होंने मुझे एक कंपनी में भेजा, इसलिए कि जाके वहाँ देख कि ये कंपनी क्या करती है, क्या काम करती है। क्योंकि तब ना कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स और ये ट्रेनर्स को बहुत, मैं बात कर रहा हूँ ये सन 1999-2000 की, तो कोई जानता नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं, बहुत चुनिंदा कंपनियां जानती थी। नए नए शिव खेड़ा साहब तब शुरू हुए थे। तो मुझे भेजा कि यार ऐसा कर, अभी हम 6 महीने कोई नया तो प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर रहे, अब मैं तो ऐसा कर, तनख्वाह मैं ही दूंगा, तू वहां जाके देख यार ये क्या काम है। बिकॉज ही वांटेड टू स्टार्ट समथिंग ऑन हिज ओन। तो फिर मैं वो एक नई ट्रेनिंग कंपनी में गया। ठीक है। तो वो उनके दोस्त की कंपनी थी। तो जब मैं वहाँ 5-10 दिन बैठा, तो वो वही ना, वो पहाड़ी पना जो है, खाली तो बैठ नहीं सकते ना। उत्तराखंड में कहाँ से सर आप? उत्तराखंड में एक्चुअली मैं, जैसे कि मैंने बताया, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, लेकिन हमारी जो जड़ें हैं वो हैं टिहरी गढ़वाल से। टिहरी गढ़वाल, हाँ जी। गांव कौन सा हो सर? गांव बता पाएंगे? गांव घनसाली से ऊपर है, नाम नहीं सुना होगा किसी ने, जंगरवाली। अच्छा, हाँ जी। तो टिपिकल पहाड़ है। हाँ, आज भी हमारे गांव में घर तक सड़क नहीं जाती, आज भी नहीं जाती। हाँ। तो खैर,
तो मैं वहां गया 5-10 दिन, वो वही ना 5-10 दिन मैं खाली बैठा नहीं रह सकता ना। कुछ ना कुछ काम करने का आदत। तो फिर मैंने उनसे कहा, जिनके यहाँ गया था, मैं कहा जी कुछ बताओ, मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, खाली ऑब्जर्व क्या करता रहूं। हाँ, तो कुछ कर सकता हूँ क्या। तो उन्होंने बताया चलो फिर ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तो उनकी बुक्स थी बहुत सारी उस कंपनी में, उन लोगों की ऑथर थे। तो मुझे ना उनके काम में फिर इंटरेस्ट आने लगा। तो मैंने कहा जी लाओ मैं भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ। तो फिर मैंने उनको कहा, मैं कहा ये तो काम अच्छा है, वो लोग जो काम करते हैं। तो कहते हैं काम कर, जब तक हम नया प्रोजेक्ट नहीं कर रहे मैं उनसे बात कर लेता हूँ, तू वहाँ काम कर ले, ठीक है, लेकिन 6 महीने। ओके, 6 महीने का टाइम था आपके पास। हाँ, क्योंकि 6 महीने में हमने नया प्रोजेक्ट शुरू करना था। तो अब 6 महीने, अब हम तो काम करने वाले आदमी, तो हम लग गए काम करने। अब जब काम करने लग गए तो वो 6 महीने में पता चला कि भाई उनको लगा कि यार ये लड़का तो ट्रेनर बन सकता है। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर बनूंगा या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में आऊँगा, पर वो उनकी पारखी नज़र गई है आपकी। उन्होंने देखा कि नहीं ये लड़का तो ट्रेनर बन सकता है, और आज लोग मुझे ट्रेनर के रूप में जानते हैं, बाकी मेरे बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता। सो दैट इज़ हाउ इट ऑल हैपेंड। तो उसके बाद फिर वो नए नए प्रोजेक्ट्स उनके आए, लेकिन जब उन्होंने मेरा यहाँ पर ग्रोथ देखा और काम देखा तो उन्होंने कहा चल यार तो तू वहीं कर, काम कर। तो दैट्स हाउ इट हैपेंड। ये तो सर आपकी जर्नी की बात हुई और बड़े शॉर्ट में आपने बता दिया। मुझे पता है इतनी शॉर्ट में आपने बता तो दी, बट नहीं शॉर्ट है नहीं, ये स्टोरी काफ़ी लंबी है। आपने सर एक वीडियो जो आपकी बहुत वायरल गई, बहुत सारे लोगों ने देखी, और शायद सन 2007 या 8 की वीडियो थी, तो यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है आज भी। आपने सर उसमें एक बात कही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आपने कहा भगवान से जो मांगते हैं दिन भर, जो हम बोलते रहते हैं, भगवान उसमें तथास्तु बोलते रहता है। अगर हमने सुख मांगा उसमें तथास्तु, दुख मांगा उसमें तथास्तु। और आपने एक बात और रखी कि भगवान के पास मांगने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है, लेकिन जब हम जाते हैं तो हम चम्मच लेके जाते हैं, जैसे समुद्र है देने के लिए उसके पास, हाँ, लेकिन हम चम्मच लेके जाते हैं। और आपने एक एग्जांपल और भी दिया उसमें कि अगर अंबानी के पास कोई जाए कि जी जागरण के लिए 500 रुपये है ना, तो सर आपने कहा कि वो जो आपने बात कही कि जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा। तो सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज के समय में लोग इसको, अब ये ट्रेंड में आया है, लेकिन आपने 2007-8 में इसके बारे में बातचीत की थी। तो सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है और कैसे लोगों को इसको इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा ना लोग मिस इंटरप्रेट भी कर रहे हैं और मिस यूज भी कर रहे हैं। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि आप घर बैठ के सिर्फ सोचते रहें। सोचना अच्छा भी है, लाजिम भी है, लेकिन सिर्फ सोचते रहना अच्छा नहीं। पर लोग तो सोचते रहते हैं। हाँ, तो क्योंकि वो आसान है ना। हाँ, सिर्फ वो कहते हैं इफ यू आर टू मच इन योर हेड यू आर डेड। अगर आप ज्यादा सिर्फ अपनी खोपड़ी में ही हो तो आधे तो आप निकल चुके हो। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के सोचो मैं अमीर हो रहा हूँ, मैं अमीर हो रहा हूँ, मैं अमीर हो रहा हूँ, मैं कामयाब हो रहा हूँ, मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ, वो गाड़ी चला रहा हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है दैट यू विल अट्रैक्ट व्हाट यू विल फोकस ऑन। आप जिस चीज पर फोकस करोगे ना, वो चीज आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे, उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कई लोग ना हर मौसम चेंज पे बीमार होते हैं। मौसम सबके लिए चेंज होता है, लेकिन बीमार कुछ लोग होते हैं। अच्छा, कई बार मौसम चेंज हुआ है लेकिन इस बार ये बीमार नहीं हुए, तो ये खुद ही हैरान होते कि यार और इस बार तो मैं बीमार नहीं हुआ। एंड गेस व्हाट, 2 दिन बाद उनको फिर खांसी जुकाम शुरू हो जाता है। उन्होंने सोच लिया, लेकिन वो सोचने से नहीं हुए, उनका जब फोकस जाता है ना उस चीज की तरफ। तो फोकस का मतलब क्या है, देखिए जब का ये वीडियो है तब मुझे भी उसकी समझ नहीं थी। तब वो नई किताब आई थी द सीक्रेट, रोंडा बायरन की। तो हम भी उस किताब से बड़े प्रभावित हुए थे। तो तब तथास्तु का वो कॉन्सेप्ट, तो हमने उसको इंडियन वर्जन तथास्तु करके बनाया था। आज तो खैर वो मेरे अलावा सबके नाम से प्रचलित है, विच इज ओके ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, विच इज ओके। तो देखिए होता क्या है, टेक्निकली क्या होता है कि जब आपका फोकस मतलब क्या है, जहां आपकी 3 चीजें जाएंगी ना, आपका उस एरिया में विस्तार होगा ही। जैसे जहां आपकी 3 चीजें जाएंगी, लोग गलती कर रहे हैं, उस 3 में से एक ही जा रहा है। ओके, हाँ, 3 चीजें क्या हैं, उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ टी। टाइम, एनर्जी एंड अटेंशन। टाइम, एनर्जी, अटेंशन, ठीक है। जहां आपकी ये 3 चीजें जाएंगी उस एरिया में विस्तार होगा ही। अब वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। ओके। जैसे रावत साहब, आप अपने जीवन में देखिए, जिस चीज पे आपने टाइम, एनर्जी, अटेंशन मतलब ध्यान, जहां आपने ये 3 चीजें दी हैं उस एरिया में विस्तार हो जाएगा। बिल्कुल। आप किसी रिलेशनशिप पे टी दो, वो रिलेशनशिप थोड़ा आपका सुधर जाएगा। आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट नॉलेज पे टी दो, वो बढ़ जाएगा आपका। जहां आपका टी जाएगा वहां विस्तार होगा। तो अब होता क्या है कि अगर आप किसी चीज पर फोकस्ड हो तो इसका मतलब आप बार बार फिर उसके बारे में सोच रहे हो ना, ज्यादा उसके बारे में सोच रहे हो ना। तो जब ज्यादा आप उसके बारे में सोचोगे तो आप ज्यादा उससे रिलेटेड पढ़ोगे, ज्यादा उससे रिलेटेड एक्शन लोगे,
तो जब आप ज्यादा पढ़ रहे हो उसके बारे में, ज्यादा उसका ज्ञान बढ़ा रहे हो, ज्यादा उससे रिलेटेड एफर्ट्स कर रहे हो, तो रिजल्ट्स तो फिर एफर्ट से आते हैं ना, वो सोचने से नहीं आए। सोचने से शुरुआत हुई है, लेकिन रिजल्ट एक्शन से आता है। लेकिन एक्शन कब लेते हैं? जब आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हो, जिसको कहते हैं ना शिद्दत से, आप जब जुनून किसी चीज के बारे में हो जाता है, तो फिर आप सिर्फ सोचते नहीं रहते, फिर आप उससे रिलेटेड काम करने लगते हो और उससे रिलेटेड किसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते। जैसे आपने सुना होगा ना कि हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि जो आप चाह रहे हो ना, उससे रिलेटेड किसी इंफॉर्मेशन आपके आसपास होगी, वो उसको मिस नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगली कार जो भी लेना चाहते हो, जो भी आपके दिमाग में मॉडल है, चांस की बात यह है कि आप देखिए सड़क पर आपको ज्यादातर वही कार दिखती होगी। ज्यादातर मैगजीन जब आप फ्लिप करोगे तो आपको उसी कार का एडवर्टीजमेंट दिखेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सड़क पे और कारें हैं नहीं, लेकिन क्योंकि आपका फोकस उस कार पे है, तो आपका जो RAS है वो उस कार को मिस नहीं करेगा। तो सिमिलरली जब आप फोकस्ड होते हो किसी चीज के बारे में, तो फिर उससे रिलेटेड ना अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आएंगी तो आप उसको मिस नहीं होने देंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं पिछले 25 साल से महीने में 15 दिन घर नहीं होता, सिर्फ कोरोना के टाइम पे 3 महीने घर रहा था, बट अदरवाइज मैं 15 दिन तो घर से बाहर होता हूँ। तो मैं रोज ट्रैवल कर रहा हूँ। 80% 90% ट्रैवल हमारा एयरपोर्ट से ही है। अब एयरपोर्ट पे हमें बॉलीवुड के लोग बहुत मिलते हैं और पॉलिटिशियंस बड़े मिलते हैं साहब। लेकिन अब देखिए, मेरा फोकस नहीं है ना, तो मेरे सामने एक से एक पॉलिटिशियन आया होगा, पर हमने कभी नमस्ते नहीं की, हमने कभी उनसे हाय हेलो नहीं की, या कुछ संबंध बनाने की चेष्टा नहीं की। बॉलीवुड वाले निकले होंगे, हमारा वहाँ कोई काम ही नहीं है, ना हमारे उसके कोई लक्षण है, तो हमने उनसे कभी कोई पींग नहीं बढ़ाई, कोई सेल्फी नहीं खिंचवाई, कोई काम नहीं ना मुझे उनसे। लेकिन आप सोचिए, अगर कोई इस फील्ड का आदमी हो, वो कितने जुगाड़ करते हैं कि किसी तरह एक बार मिलना हो जाए, एक फोटो हो जाए, बस एक फोटो हो जाए, एक बार मिलना हो जाए। अगर मैं स्टोरी राइटर होता, स्क्रिप्ट राइटर होता, तो मुझे एक बार कोई मिल जाए तो मैं कुछ ना कुछ जुगाड़। अब सपोज मेरे साथ दिलेर मेहंदी बैठा हुआ है जी, कई बार है, बहुत अच्छे सिंगर, लेकिन अब मेरा कोई सुर ताल का ज्ञान नहीं है, मैं सिंपल फैन हूँ। लेकिन अगर मैं संगीत इंडस्ट्री का होता या मैं कोई सिंगर होता और मेरे साथ दिलेर मेहंदी जी आते, तो मैं कुछ तो जुगाड़ करता उनसे, कुछ तो बात करता, कुछ तो पींग बढ़ाता। लेकिन अब मेरा जब वो फोकस ही नहीं है, तो मेरे आसपास ऐसे ऐसे लोग निकल जाएं, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा फोकस कहीं और है ना। सो दैट इज हाउ वो चीजें फिर जीवन में होती हैं। लेकिन जीवन में चीजें वो होती हैं जिसके लिए आपका वाक्य में फोकस है, क्योंकि जिसके लिए आप वाक्य में फोकस्ड हैं, उसके लिए आप एक्शन लोगे, उसके लिए आप एफर्ट्स करोगे। तो लोग जो मिसयूज कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं घर पे बैठा हूँ, आजकल सर्दियों में आप इंटरव्यू ले रहे हो, कि मैं रजाई में बैठ के मैं सोच रहा हूँ मैं अमीर हो रहा हूँ, मैं अमीर हो रहा हूँ। हाँ, अमीर रावत साहब हो रहे हैं जिनका आप पॉडकास्ट देख रहे हो। ठीक है, तो दैट इज व्हाट, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क, बट बिकॉज यू विल स्टार्ट पुटिंग टी इन इट। तो विदाउट टाइम, एनर्जी एंड अटेंशन तथास्तु नहीं होगा। ओके, तो यानी कि सर जो लोग केवल सोच ही रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा कि जो बैठे हैं, जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो बैठ ही रहे हैं, बस सोच रहे हैं कि जी गाड़ी लेंगे। रावत साहब, सोचना कोई उपलब्धि नहीं है। ओके, हर आदमी सोच रहा है। आप मुझे बताओ कौन है जो नहीं सोच रहा है? इनफैक्ट सोचने को रोक सकते हो क्या? फिर और जो चीज अपने आप हो रही है, ये आपकी उपलब्धि नहीं है। एक्शन में आपको कुछ करना होगा, हाथ पैर चलाने होंगे, कुछ नया सीखना होगा, कुछ कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ आपको थोड़ा कष्ट उठाना होगा, उसमें एफर्ट लगती है। लेकिन सर जैसे सर अगर हमने कोई काम करना है, मैंने कहा जी मैंने पॉडकास्ट लेना है सूरज मोहन सेमवाल जी का। हाँ जी। मैंने सोचा, मैंने इमेजिन किया कि हमें सर से जाके मिलूंगा और इस तरह से हम पॉडकास्ट करेंगे। उसके बाद हमने एक्शन में लिए, हमने फोन लगाया, वेबसाइट ढूंढी, नंबर लगाया, बातचीत की, फिर हमने डेट फिक्स की। हमने कहा जी इस दिन मिलेंगे, यहाँ पर हमारा पॉडकास्ट होने वाला है, इतने बजे होगा, करेक्ट टाइमिंग हुई। मैंने कहा सर मैं इतने बजे पहुंच जाऊंगा। आपने कहा रविंदर जी मैं भी इतने बजे पहुंच जाऊंगा। तो सर यानी कि सोचना भी है, साथ साथ में पीछे से उसके एक्ट भी करते रहना है। सोचने में आपने कितना टाइम लिया और एक्शन में कितना टाइम लगा? सोच में सर मे बी कुछ 3-4 घंटे सोचा कि हाँ थिंक आया, और उसके बाद एक्शन में ज्यादा टाइम लगा ना। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, सोचने से शुरुआत होती है, ओके, कंप्लीशन एक्शन से होता है। यानी सोचने से डायरेक्शन मिलेगी। हाँ, देखिए हर चीज दुनिया में शुरू सोच पे होती है, खत्म भी सोच पे होती है, लेकिन कई लोग खत्म ही सोच पे हो जाते हैं। हाँ, तो सोचने के बाद गुरुदेव कुछ करना है, आपने कितने एफर्ट्स किए ना, तब जाके आज हम यहाँ पॉडकास्ट पे बैठे ना। सो दैट इज व्हाट इट इज। तो सोचना इज द फर्स्ट स्टेप। लोगों के लिए सोचना इज द फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप, दैट्स द प्रॉब्लम। तो सर ये बड़ी खतरनाक बात कही आपने, सोचना भी नहीं है, एक्ट भी करना है।
एक सर बात जो आपने कही थी एक वीडियो के अंदर, उसी वीडियो के अंदर, वो बात सिर्फ सेल्स की थी। आपने कहा कि अगर आपको किसी से कुछ जानना है, समझना है, तो ज्यादातर लोग पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि जी ये तो मना कर देगा। अगर मैं सोचता कि मैं सुरेश मोहन सेमाल जी को मैसेज करूंगा, सर ने मना कर देना है, तो मैंने पहले मैं सोच लिया, मैंने कहा मना हो जाना है। लेकिन आपने कहा कि एक बार पूछ के देख लो, अगर आप किसी से कुछ जानना चाहते हो, समझना चाहते हो। सर ये बात प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में बहुत अप्लाई हुई, मैंने बहुत अप्लाई की। एक बार पूछ के देख लेते हैं, क्या पता वो चीज़ मिल जाए। तो सर ज़्यादातर लोग पूछ नहीं पाते, अब जिसके चक्कर से उनकी सेल्स भी कम हो जाती है, उनका बिजनेस भी कम हो जाता है, उनका रिलेशनशिप भी कई बार डाउन हो जाती है। और आपने एग्जाम्पल भी दिया था कि कॉलेज में कॉलेज में एक लड़की थी जिससे हम दोस्ती करना चाहते थे, पर उससे कभी हम पूछ नहीं पाए। फिर एक दिन हमने देखा कि हमारे क्लास का सबसे जिसको हम बिल्कुल गिरा हुआ समझते थे, वो लड़का उसके साथ घूमता नजर आ रहा है। तो आप में से फिर आप गए डरते मरते पूछने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जी आपको मुझसे कोई बात करना आ ही नहीं रहा था, मैं तो यहाँ कब से आई हूँ, यही आया बेचारा तो उसके हाथ में घूम रही हूँ। तो सिर्फ वो किस कॉन्टेक्स्ट में किसी इंसान के लिए कि जी पूछ के देख लो, बिजनेस में हो, सेल्स में हो, रिलेशनशिप में, वो कैसे काम कर सकते। देखिए अक्सर लोग ना पूछते इसलिए नहीं है बिकॉज देयर इज अ फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, कि मैंने पूछा और अगले ने मना कर दिया तो क्या होगा, इंसल्ट हो जाएगी। लोग इसलिए डरते हैं ना। हाँ, तो इसके लिए मेरा जो फॉर्मूला है वो ये है, जैसे ऊपर वाले ने ना हमारे आलू गोभी प्याज फिक्स किए हुए हैं। ओके, आलू गोभी प्याज मतलब कितने दिन धरती पर रहोगे, कितना कंज्यूम करोगे, ये ऊपर वाले ने तय करके भेजा है कि भाई तू इतना टन आलू खाएगा, इतना चावल निकलेगा, इतना आटा खाएगा। इसी तरह ना ऊपर वाले ने शायद हमारे लाइफ में कितने रिजेक्शंस है ना वो भी फिक्स कर रखे हैं। तो सपोज मेरी लाइफ में उसने 50 रिजेक्शन लिखी हुई हैं, तो वो रिजेक्शन तो मुझे मिलनी है ना, तो वो कोटा तो कंज्यूम करना है ना। तो बड़ा सिंपल है, जल्दी खत्म करो इस कोटे को, पूछ के देख लो। तो आप पूछोगे, रिजेक्शन होगी तो लिस्ट में से एक रिजेक्शन कम हो जाएगी। लेकिन सर ज्यादातर लोग पूछ नहीं पाते, वो डरते। अरे वो इसलिए ना क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि तेरा कोटा तो खत्म करके ही जाना है यहाँ से, बुढ़ापे में वो रिजेक्शंस मिलेंगे, उससे अच्छा जवानी में उनको खत्म कर लो। तो यानी कि सर अगर कभी भी हमें कुछ किसी को जानना हो, समझना हो, तो पूछ के देख लेना। देखिए अगर कुछ इलीगल नहीं है, ओके, अगर कुछ इलीगल नहीं है और आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, तो पूछ के देख लो कि भाई साहब आप मदद कर सकते हो क्या। और मदद अगर आप बड़े साफ नीयत से मांग रहे हो तो हर जाके, और खासकर मैं सेल्स वालों को कहता हूँ कि यार एक बार पूछ तो ले कि सर कैन आई कम एंड मीट यू। कहते नहीं जी वो अपॉइंटमेंट नहीं देगा। तो मैं कहा वो उसको कहने देना, आप क्यों अज्यूम कर रहे हो। हाँ, तो अजम्पशन जो है ना, मान के चलना सामने वाले के बारे में कुछ, ये गलती है। ये आपका और मेरे को खुदा प्ले करने की जरूरत नहीं है ना। उन्हीं आदमी को मना कर लेने देना एक बार ही, और उसमें इंसल्ट की क्या बात है। आपने पूछा है ना, अगर आपने तरीके से पूछा है, कुछ इलीगल नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। आप सेल्स में काम करते हो, वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। आप अपना सामान बेचना चाहते हो कुछ, वो भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो पूछो। अच्छा, और आपको ये भी पता है कि उनको उस प्रोडक्ट की या सर्विस की नीड है, तो फिर उसमें घबराने की क्या बात है। द वर्स्ट इज ही विल से नो। तो मेरा लोगों से रिक्वेस्ट होता है, जब भी आप नो सुने, उसके आगे ना एक चीज अपने आप को समझाएं कि उसने बोला है नॉट येट। लोग नो के आगे ना फुल स्टॉप समझते हैं। नो को समझिए, वो कह रहा है नॉट येट, अभी नहीं। वो कह रहा है नो, तो आप अपने को सुनो नॉट येट, बाद में शायद। अब सर जैसे ये पॉडकास्ट मुझे करना था, तो मैंने यही आपकी जो बात थी मैंने अप्लाई की। मैंने कहा पूछ के देखता हूँ एक बार। अब मैंने कहा फिर अगर मुलाकात हो जाएगी अच्छी बात है, नहीं होगी तो फिर इन फ्यूचर क्या फर्क पड़ता है, इन फ्यूचर हो जाती है। हाँ, और देखिए कई बार जरूरी नहीं कि जो सामने वाला नो कह रहा है वो इसलिए नो कह रहा है कि वो आपको नहीं चाहता या आपके साथ काम नहीं करना चाहता। हो सकता है जेन्युइनली वो इस वक्त स्थिति में नहीं है। तो आपको और मेरा काम ये अंदाजा लगाना नहीं है कि उसने नो क्यों कहा होगा। वो आप पूछ लीजिए उनसे। वो अगर कह रहे हैं नो नॉट येट, तो उनसे पूछो ओके सर सम अदर टाइम। लेकिन वो कब होगा, देखिए जब आपको ना अपने पे भरोसा है, अपने प्रोडक्ट पर भरोसा है, अपनी सर्विस पर भरोसा है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस बेच रहा है जिसका पता है कि एक्चुअली तो गड़बड़ हो सकती है, तो वहाँ फिर ये ना थोड़ा भय ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, सर्विस अच्छी है, फिर आपको नहीं फर्क पड़ता इस नो से। तब तो नॉट येट दिमाग में क्लियर है। जैसे हमारी ट्रेनिंग का काम है ना, तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान की जितनी कंपनियां हैं और जितनी जगह हमने प्रपोजल भेजे होंगे, सब जगह थोड़ी काम कर रहे हैं। तो अभी मेरे कितने 500-600 क्लाइंट्स ही तो हैं 25 साल में। तो 500-600 क्लाइंट है, लेकिन होंगे तो 5000-6000। तो कईयों ने अभी तक हमें नो कहा होगा ना, तो कोई बात नहीं, नॉट येट, अभी नहीं, बाद में आ जाते हैं। अभी जो 500-600 इन्होंने कौन सा पहली बारी में यस कहा होगा, 1 2 3 4। तो ये तो नॉट येट का ही बिजनेस है ना।
लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, सर्विस अच्छी होनी चाहिए, जिन लोगों ने ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट और सर्विस यूज किया है उनको अच्छा लगना चाहिए। और आजकल थैंक्स टू पीपल लाइक यू, सोशल मीडिया इतना फैल गया है तो लोग एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को पूछ लेते हैं ना, पूछ लेते हैं। तो अगर लोगों को एक्सपीरियंस अच्छा हुआ है आपके प्रोडक्ट और सर्विस का तो ऑफ कोर्स नॉट येट ही है। आपने सर आपने एक चीज कही थी अपनी ट्रेनिंग के अंदर, आपने कहा था कि जैसे अगर आपको गंजे को कंघी बेचनी है, कई बार ये इससे बड़ा फेमस है, गंगे को भी कंघी बेच दो। आपने कहा गंगे को कंघी तो बेच दोगे, फिर दोबारा उसके मोहल्ले में जा नहीं सकते। वो सेलिंग नहीं है। वो पहले अपना सर खुर्चेगा, आपको पकड़ के खुर्चेगा। वो सेलिंग नहीं है, वो चीटिंग है। ओके, गंजे को कंघी बेचना कोई सेलिंग नहीं है। तो गंजे को आप पहले कोई ऐसा तेल बेचो जिससे बाल आने की एक्चुअली संभावना। ओके, अगर है आपके पास ऐसा कोई तेल तो, नहीं है तो उसको मालिश का तेल बेचो। ओके, कंघी मत बेचो। पर उसको कंघी मत बेचो यार, ये तो चीटिंग है ना। उसको कोई हेड का पैच बेचो, हेयर्स का कोई पैच बेचो, है ना। उसको तो कोई उसके काम की चीज बेचो ना यार। देखिए जनरली लोग ना, मैं बता रहा हूँ, दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन सेलिंग है, और दुनिया का सबसे निखिद प्रोफेशन भी फिर सेलिंग है। पसंद नहीं करते लोग सेल्स को, पसंद नहीं करते। जैसे आप किसी से पूछो कि जब आप स्कूल कॉलेज में थे आपने सोचा था आप सेल्समैन बनोगे? मैंने आर्मी में जाऊंगा। कोई कहीं कुछ भी कहता है पर सेल्स नहीं करता, बेचने वाला नहीं बनना। क्यों? क्योंकि वो परसेप्शन खराब हो रखी है ना। वो परसेप्शन किन लोगों ने खराब की है? जो सेलिंग को ना वो ये चिपकाना समझते हैं कि मैंने प्रोडक्ट चिपका दिया। जैसे कई लोग कहते हैं मैंने उसको पॉलिसी चिपका दी। अब आप सोचिए, जिसने आपसे वाकई में वो पॉलिसी आप पे भरोसा करके ली हो और उसको कहीं सुनने को मिल जाए कि आपने उसको चिपकाई है, ये भाषा सुनने को मिल जाए, तो क्या सोचेगा वो आपके बारे में और उस प्रोडक्ट के बारे में और उस सर्विस के बारे में? सेलिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। इट्स अ नोबल प्रोफेशन प्रोवाइडेड आप अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है, आपको पास वर्क एथिक्स है और आपने उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंड की है और आप क्लाइंट की नीड के हिसाब से सेलिंग करते हैं ना, तो फिर इससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है। क्योंकि देखिए हर आदमी को प्रोडक्ट और सर्विस तो यूज करनी है। आपसे नहीं करेगा, किसी और कंपनी की करेगा, पर वो प्रोडक्ट एंड सर्विस के बिना तो कोई जी नहीं सकता ना। तो कोई तो सेल कर ही रहा है, तो पूछ के देख लो। लेकिन पहले अपने प्रोडक्ट और सर्विस की जरा खुद क्वालिटी टेस्ट खुद कर लो कि सामने वाले के काम का है भी या नहीं, या फिर पूछने में कभी दिक्कत नहीं होती कि चिपका तो नहीं रहा किसी को। नहीं, चिपकाना है ही नहीं हमने, आपको नहीं अभी समझ आता, बाद में आ जाओ। ग्रेट सर। तो सेल्स के सर ने जो बातें की और ये बड़ी शानदार बातें कही, पूछ के भी देख लो और जब भी किसी को कुछ बेचो तो उसकी नीड के हिसाब से बेचो। ऑफ कोर्स। अगला सर सवाल मेरा ये है, बहुत सारे लोग सर बुरी परिस्थितियों को दोष देते हैं कि जी मेरे पास ये नहीं था मैं इसलिए नहीं कर पाया, मेरे पास ये नहीं था मैं इसलिए नहीं कर पाया, मेरा ये। तो सर ये परिस्थितियों का जो खेल है, जो किस्मत को दोष देना, अपने माता पिता को दोष देना कि तुमने हमारे लिए ये नहीं किया। आपने सर एक बात भी कही कि तुम्हें मरने नहीं दिया तुम्हारे माता पिता ने, ये क्या कोई बड़ी बात नहीं है? क्या कितनी बड़ी बात है कि आपको आपके माता पिता ने मरने ही नहीं दिया, तो अब क्यों दोष देते तुम अपने माता पिता को देते हो? तो सर जो लोग किस्मत को दोष देते हैं और परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो सर क्या किस्मत होती है? मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है सर आज तक मुझे भी समझ में नहीं आया कि किस्मत होती भी है नहीं होती है। आपने सर कई बार कहा कि किस्मत हमारे काम से बनती है, तो सर ये कैसे इसको हम कर सकते हैं? देखो जी, किस्मत होती नहीं होती है, मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता, ठीक है, लेकिन दोष देना आसान है ये मुझे पता है, और ज्यादातर दुनिया वो काम करना चाहती है जो आसान है। देखिए पैदा हम सारे ना रोते हुए ही हुए थे, हंसता हुआ तो मुझे पता नहीं कोई पैदा हुआ है कि नहीं। दिक्कत कई लोगों के साथ ही अब तक चुप नहीं हुए, इनका रोना कंटिन्यू है, अभी भी रो ही जा रहे हैं कि मुझे माँ बाप ठीक नहीं मिले। तो मैं कई बार कहता हूँ तुझे माँ बाप ठीक नहीं मिले तो ससुर डंका ढूंढ लेते, और जो डंका ससुर होता है वो इसको जवाई नहीं बनाता है। बहुत अच्छी कंपनी में इंटरव्यू दिया था, वहां मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छी कंपनी नहीं थी ना, तेरा कैसे होता सिलेक्शन? तो मतलब चूं 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 चूं। देखिए अगर किसी को दोष देने से, बहाने बनाने से आपकी परिस्थिति में सुधार होता है, आप प्लीज कंटिन्यू करते रहें। लेकिन जब इससे कोई सुधार ही नहीं हो रहा है तो व्हाई वेस्ट टाइम, एनर्जी, अटेंशन इन ब्लेमिंग समबडी? मतलब काय को अपना टाइम, अपनी ऊर्जा का बिना बात करके तेरी वजह से नहीं हो रहा। जैसे कई लोग ने आजकल वो रिलेशनशिप, आपकी उम्र में लोग हैं कि मैंने तुझे इतना प्यार किया और तूने मेरे साथ क्या किया, छोड़ दिया। मतलब फिर दोष दे रहे, चीटिंग कर दी। हाँ, कि मुझे नहीं पता था तू ऐसा निकलेगा। भाई तू जल्दी में था तू उस पर भरोसा करने की जल्दी में था, तू कुबेला घूम रहा था, खाली घूम रहा था, जो नजदीक मिल गया तूने रिलेशनशिप बना ली और अब कह रहा तू कैसा निकला। देखिए लोग गलत नहीं होते, आपने उनको गलत समझा होता है। लोग तो वही थे जैसे पहले थे। आप थोड़ा जल्दी में थे, एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा ही हो गई। नहीं, आप जल्दी में थे, हमने नहीं समझा उसे। ऑफ कोर्स नहीं समझा, वो थोड़ी चेंज हुआ है। तो सर लोगों कैसे समझे फिर? लोगों को, आप लोगों को समझने का कोई तरीका नहीं है। आपको यही करने होते हैं, एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, और उसके बाद आपको फिर पता चलता है कि जल्दी नहीं करनी। ये जो लव एट फर्स्ट साइट है कि नहीं, हाँ, ये नहीं करना।
जैसे आजकल के बच्चों को, जो यंग यूथ अगर हमें कोई देख रहा है तो उनको तो देखते ही पहले ही उन्होंने कहा जी बस हो गया। तो सर किस्मत, आपने कहा मैं किस्मत पर भरोसा नहीं करता। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं कहा किस्मत पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, कुछ नहीं कहना चाहता। हाँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ आता कि होती कि नहीं। तो सर अगर किसी को अपनी बुरी परिस्थितियों से अगर अच्छी परिस्थिति में जाना है तो वो कैसे जा सकता है, किस फॉर्मेट से जा सकता है? देखो जी, नंबर एक, ऐसे लोगों से बात करो जो उस परिस्थिति से निकल चुके हैं, उनसे पूछो कि तुम कैसे साहब आप कैसे निकले। देखिए, चांस की बात यह है रावत साहब कि ज्यादातर आपके और मेरे जीवन में ना समस्या ब्रह्मा जी इन्वेंट नहीं करके भेजते। हमारे जीवन में वही समस्या आती है जो हमसे पहले भी मानव के जीवन में आ रखी है। आप बताओ ना, ऐसा कौन सा समस्या जो सिर्फ सेमवाल के जीवन में भेजी है और किसी और के जीवन में भेजी नहीं होगी। कोई इनोवेट नहीं करते सेमवाल के लिए समस्या ऊपर वाला, वो समस्या पहले किसी और को भी दे रखा होता है, ऐसा नहीं कि मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। तो उन लोगों को ढूंढो जिन लोगों ने ऐसी समस्याओं का ऑलरेडी सामना किया है, किस तरीके से वो बाहर आए, उनसे पूछ के देख लो। अच्छा, अगर उनसे मिलने का नहीं है कोई कारण, तो कोई किताबें होंगी उस सब्जेक्ट पे। अच्छा, आजकल तो खैर आसान हो गया, कोई यूट्यूब को कोई वीडियो देख लो किसी का, लेकिन उसके बारे में कुछ जो आपकी क्षमता में है वो सारे एक्शन ले लो। ओके, और अगर उस एक्शन के बाद भी नहीं होता है तो फिर अब उसको आप अपना भाग्य मानना है भाग्य मान लो, तसल्ली करनी है तसल्ली कर लो। लेकिन देखिए, सेटिस्फैक्शन एक वर्ड है जो मैं चाहता हूं कि लोग समझें। सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है लाइफ में, लेकिन सेटिस्फैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपने किया कुछ नहीं और जो मिला कर जी भाग्य ने दिया है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। सेटिस्फैक्शन अगर वर्ड को आप देखेंगे, सेटिस जो पहले 5 लेटर्स हैं, ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है इनफ। तो सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है? ऐसी फीलिंग जो इनफ एक्शन के बाद आती है, उसको सेटिस्फैक्शन कहते हैं। कि आपने अपनी तरफ से जो आपकी क्षमता में है आपने वो किया, फिर जो मिला, तो उसके बाद जो फीलिंग है ना, वो अपने आप उसी को सेटिस्फैक्शन कहते हैं। आप जबरदस्ती सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। जब आपको पता है कि नहीं यार मैं वो भी कर सकता था, मैं उस आदमी से पूछ सकता था, वो किताब पढ़ सकता था, वहां जा सकता था, तो जब तक आपके दिमाग में ये है, आप सेटिस्फाइड जीवन में एक्चुअली फील नहीं करेंगे। तो जो आप कर सकते हैं आप वो कीजिए। और मैं तो किस्मत के बारे में ज्यादा नहीं जानता, आजकल तो आपको पता है जी, आप सोशल मीडिया में आप अपने नाम के आगे एक एक्स्ट्रा अक्षर लगा लो तो आपकी किस्मत बदल जाती है। मतलब अगर इतनी आसान होती है तो मैं कह रहा हूँ जी बल्ले बल्ले भाई साहब। कोई नंबर बदल लो, नाम बदल लो। आजकल सब बता रहे हैं जी आपकी डेट ऑफ बर्थ का पहले 2 से ये नंबर होता तो तुम्हारे जीवन में ये होगा, अब ये नंबर। मुझे इसकी जानकारी नहीं है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ। देखिए, साइंस उसको कहते हैं जो ना डुप्लीकेबल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रोसिन मेरे पे भी वही असर करेगी जो आप पे करेगी, ज्यादातर इंसानों पे, जब तक कि उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल अब क्रोसिन के अगेंस्ट ना हो। हिंदू पे भी करेगी, मुसलमान पे भी करेगी, जर्मन पे भी करेगी, ऑस्ट्रेलियन पे भी करेगी। जो चीज सब पर समान रूप से लागू हो वो है साइंस। और जो चीज सब पर समान रूप से लागू नहीं होती वो है फिलॉसफी। फिलॉसफी गलत नहीं है, लेकिन फिलॉसफी को साइंस समझ के जियोगे तो कहानी खराब हो जाएगी। तो कभी होगा कभी नहीं होगा। तुक्के वाली बात है। तुक्के वाली बात। यानी कि जिसको अगर अपनी किस्मत बदलनी है तो वो अपने कर्म पर ध्यान दे, काम करता जाए। और भगवत गीता तो यही कहती है। देखिए, जिनके साथ खुद कृष्ण जी थे, शुक्र है उस समय नहीं थे ये सब लोग, नहीं तो युधिष्ठिर को बताते तो अपने नाम के आगे ना एक ए एक्स्ट्रा लगा ले तो तेरे को वनवास नहीं जाना पड़ेगा शायद। तो मुझे नहीं पता। देखिए, अगर इतना आसान होता, लोग ग्रहों को, अब मुझे नहीं पता, मैं तो जानता नहीं ना, साइज देखा उन ग्रहों का। जिस शनि ग्रह को लोग यहाँ धरती से सेट कर लेते हैं, पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है। इतना बड़ा प्लैनेट आपके जीवन में और मेरे जीवन में पर्सनल इंटरेस्ट लेता होगा क्या कि मेरे को भाई साहब रावत के पीछे पड़ना है या सेमवाल के पीछे पड़ना है? यार वो बेचारे अपना सौर मंडल में अपने घूम रहे हैं, उनको पता भी नहीं ये नीचे मच्छर इंसान जो है ये हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। हमारी क्या हैसियत है उनके आगे? अच्छा, अगर उनको पंगा लेना होगा वो अपने साइज के जो घूम रहे हैं आसपास उनसे लेंगे, हमसे क्यों लेंगे? तो भगवत गीता हमको कह रही है, मेरे को तो ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन भगवत गीता कह रही है भाई काम कर काम। अर्जुन तो वीआरएस लेना चाह रहा था, वो छोड़ना चाह रहा था कि जो छोड़ो जी, मैं सब झंझट में नहीं पड़ता, मैं जाके ध्यान व्यान लगाता हूँ। और तो उसको 18 चैप्टर पढ़ाए, 700 श्लोक सुनाए कि भाई तू काम कर, अपने हिस्से का कर्म कर, जो करने तू धरती पे आया है, और उसके बाद कर्म कर, और उसके बाद जो मिल जाए उसको ऊपर वाले का प्रसाद समझ। क्योंकि दोष लगाने का फायदा नहीं। देखिए, बात सही है, कई लोग ना बड़ी विकट परिस्थितियों में पैदा हुए। कई लोगों को ऐसे माँ बाप मिले हैं जो शराबी हैं या बच्चों पर ध्यान नहीं दिया,
ऑल वो सारे फैक्ट्स बिल्कुल सही हैं, लेकिन देखिए उनको अब दोष लगाने से ना वो टाइम तो चेंज नहीं होता, सिर्फ प्रेजेंट टेंस खराब होता है, क्योंकि आप वेस्ट कर रहे हो ना टाइम, जस्टिफाई कर रहे हो। जैसे मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूँ, जुड़वा बच्चे, बापू था घोर शराबी, एक बच्चा दारू को हाथ नहीं लगाया उसने पूरी जिंदगी, और एक इसीलिए शराबी हो गया कि बापू शराबी था। दोनों का बाप शराबी था ना, परिस्थिति तो सेम है, सेम थी परिस्थिति, लेकिन एक बच्चे ने उससे ये सीखा कि भाई साहब मैं इस शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। आप अगर उसको 1 लाख रुपए साथ में दोगे तो वो एक बियर नहीं पिएगा, क्योंकि उसने शराब पीने से अपने परिवार का जो हालत हुई है वो उसने देखी है। अब दूसरे बच्चे ने उसी बात का एक्सक्यूज बना करके दारू पीनी शुरू की, मैं क्या करूं, मेरा बापू भी पीता था, मुझे वहां से आदत लग गई। तो कुछ तो जिम्मेदारी आदमी खुद पर लेगा, या हमेशा पास्ट टेंस पर ही करता रहेगा जी कि इस वजह से उस वजह से। ब्लेमिंग इज इजी बट नॉट यूजफुल। अच्छा सर, इसमें जैसे आपने कहा कि जो इंटरप्रिटेशन निकाल देते हैं कि मेरे पिताजी शराबी थे इसलिए मैं शराबी बन गया, एक मेरे पिताजी शराबी थे इसलिए मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। तो सर कैसा माहौल का भी असर पड़ता है एक आदमी के ऊपर? मैं कहता रहा हूँ सेम माहौल है ना, लेकिन आपकी भी तो कोई विवेक शक्ति है कि ये ऊपर का डब्बा बिल्कुल मतलब काम ही नहीं कर रहा है, खुद भी तो समझो, देखो ना। तो उससे जो आपने मतलब निकाला है वो तो आपने निकाला ना, इस बात की तो जिम्मेदारी लो ना। तो एक बच्चा कह रहा है कि नहीं मैं नहीं पीऊंगा जी दारू, क्योंकि मैंने अपनी माँ की हालत देखी है, अपने घर की हालत देखी है। एक कह रहा है जी अब बापू पीता था मैं भी पी रहा हूँ। तो आप अपनी भी तो जिम्मेदारी लो कि आपने भी फिर डिसीजन गलत लिए हैं, बापू ने भी लिए थे पर आपने भी फिर छोड़ा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई लोग कहते हैं कि जी मोटापा हमारी जीन्स में है, हमारे खानदान में ना सारे मोटे होते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ जी आपको ये कब से पता है? कह रहे जी बचपन से पता है। तो मैं कहा जब पहले से पता था तो आप तो थोड़ा मीठे पे थोड़ा कम मेहरबान होते ना, क्योंकि बाकियों को तो खा के भी चल जाएगा, तेरा तो खानदानी है, तो आपको तो थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल नहीं होना चाहिए इस जानकारी के बाद। पर लोग इसी जानकारी को बहाना बना करके फिर मोटे होते रहते। आप समझ रहे मेरी बात? तो बात सही है, परिस्थितियां भी अपना प्रभाव डालती हैं, लेकिन परिस्थिति के बाद आपके पास और मेरे पास जो जानवरों से एक्स्ट्रा चीज है वो विवेक शक्ति है। विवेक जानवरों के पास नहीं है, और यही कारण है कि हम फूड चेन में जानवरों से आज ऊपर हैं। तो जो आदमी अपने विवेक शक्ति का इस्तेमाल बहाने बनाने के लिए कर रहा है, देखिए बहाने बनाने में भी बुद्धि लगती है ना, लगती है, दोष लगाने में भी बुद्धि लगती है कि किसको दोष दूं। लेकिन अब ये मिसयूज ऑफ बुद्धि है ना। तो मैं इसीलिए कहता हूं ना करो यार, कुछ करो, जो आप कर सकते हो वो करो। और एक सवाल अपने आप से रोज पूछे आदमी, एम आई डूइंग व्हाट आई कैन? बस क्या मैं वो कर रहा हूं जो मैं कर सकता? ऐसी बतेरी चीजें है रावत साहब जो मैं चाहता हूं हो जाएं पर वो मेरे बस में नहीं है, तो वो मैं नहीं कर रहा तो समझ आता है। लेकिन क्या मैं वो कर रहा हूं जो मैं कर सकता? अगर उसका जवाब है नो यार मैं वो भी नहीं कर रहा जो मैं कर सकता हूं, तो फिर मतलब फिर तो लाख लानत है ना। फिर तो जरा शक्ल आईने में देख के एक आधी अपने को लगानी चाहिए कि कम से कम वो तो कर पहले जो तुम कर सकते हो। सो दिस इज वन क्वेश्चन मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को हमेशा कहता हूँ, अपने डेस्क पे लगा लो। कई लोग कहते हैं मेरी ना इस आदमी से बनती नहीं, ये आदमी मेरे साथ ढंग से रहता नहीं। मैं कहा तेरी बात सही है, क्या आप वो हर काम कर रहे हो जो आप कर सकते हो उस व्यक्ति से रिलेशनशिप सुधारने के लिए, या उसी ने ठेका ले रखा है कि वो अब आके आपके साथ रिलेशनशिप सुधारे? उम्मीद दूसरे से करता है कि ये मेरे लिए कुछ करे, ये तो समझता नहीं है। इतनी मेहनत करता हूँ मेरा प्रमोशन नहीं होता। अच्छा, जो आदमी प्रमोशन करता है उससे आपने पूछा कि भाई साहब मेरी मेहनत में क्या कमी है? उससे तो मैं बात ही नहीं करता है, जो पूछ के देख लो वाला फैक्टर था। हाँ, तो पूछो तो सही उससे कि सर मेरी मेहनत में कहाँ कमी हो रही है, और राइट आदमी से पूछो ना। पर पता हो क्या करता है, राइट आदमी से तो इसकी बनती नहीं। इसका एक दोस्त है कंपनी में, इन दोनों का प्रमोशन होता नहीं, तो ये दोनों हर साल अप्रेजल मीटिंग के बाद फिर दारू पीने जाते हैं इकट्ठे कि तेरी भी मेहनत की कदर नहीं हुई, मेरी भी मेहनत की कदर नहीं हुई। और गुरुदेव प्रमोशन के लिए जो सही काम था, जो आपके अधिकार क्षेत्र में था, वो तो करते। तो एम आई डूइंग व्हाट आई कैन? क्या मैं वो कर रहा हूं जो मैं कर सकता हूं? और ऐसा बहुत कुछ है जो मैं नहीं कर सकता। मैं परमात्मा थोड़ी जो मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो भैया ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मैं सिंपल आदमी हूं, कई चीजें हमारी औकात से अधिकार से बाहर होती हैं, तो वो मैं नहीं कर सकता, समझ आता है। लेकिन भाई वो तो कर जो तुम कर सकते हो, कम से कम पूछ के देख लो, किसी सही आदमी से सलाह मांग के देख लो। लेकिन सर लोग ना इसको अपने ईगो पे ले लेते हैं, अरे मैं क्यों पूछूं, मैं तो सब जानता हूँ। तो जो एक ज्ञाता बन के घूमते हैं, पूरी दुनिया के ज्ञाता बन के घूमते हैं सर, ऐसे लोग ये बहुत पीछे रहते हैं जिंदगी में, जो पूछते नहीं किसी से। ईगो सब में है। अगर आपको लगता है कि सुरेश सेमवाल में नहीं है तो गलत है। ईगो सब में है, ठीक है। हर आदमी में अपने अपने हिसाब से ईगो होती है। बस ईगो का एक ही जो संकट है, ईगो यूजफुल है अगर आप इसको लगाएं किसी लक्ष्य पे। लोग ईगो को लगा रहे हैं लोगों पर, बदला लेने पर। हाँ, बदला लेने पर।
कि मैंने रावत को मैंने मैसेज भेजा और रावत ने जो है मैसेज में ऑनलाइन भी है लेकिन मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। इस बात को मैंने ईगो का प्रश्न बनाया। ओ भाई, मैंने रावत को मैसेज भेजा, रावत ने मैसेज का जवाब नहीं दिया, नो प्रॉब्लम। मैंने फिर लक्ष्य ये बनाया कि मैं ऐसा कुछ करूं, ऐसा कुछ बनूं कि मुझे दोबारा से जो है किसी भी और व्यक्ति से इस तरीके की इंसल्ट ना लेनी पड़े। अपने आप को काबिल बनाया जाए। मैं अपने आप को काबिल बनाता हूं ताकि लोग मेरे मैसेज को इग्नोर ना करें। तो उसके लिए मैं अपना कोई नॉलेज बढ़ाऊं, कोई स्किल बढ़ाऊं, कोई नेटवर्क बढ़ाऊं, या मैं कुछ इस तरीके का काम करूं कि मुझे लोग इग्नोर ना किया करें। उसको ईगो का प्रश्न बनाओ। लेकिन मैंने किसी को नमस्ते की, उसने नमस्ते का जवाब ढंग से नहीं दिया तो मेरी ईगो हर्ट हो गई। मैं सड़क पे गाड़ी चला रहा हूँ, कोई और गाड़ी वाला थोड़ा आगे निकल गया कट मार के, तो वो मेरा ईगो का प्रश्न है। मैं घर गया हूँ और जाते ही किसी ने गिलास पानी का नहीं दिया तो लोगों की ईगो हर्ट हो रही है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि यार अपनी इज्जत की इज्जत करो, अपनी इज्जत की इज्जत करो। इसका मतलब ये है अपनी इज्जत को हर जगह दाव पे मत लगाया करो। छोटी छोटी जगह को प्रेस्टीज इशू बनाने की जरूरत नहीं है, इज्जत का प्रश्न बनाने की जरूरत नहीं है। अगर इन छोटी छोटी चीजों को आदमी इज्जत का प्रश्न बनाएगा तो कहीं तो लुटेगी ना फिर। तो अपनी इज्जत को लगाओ, लेकिन किसी बड़े टारगेट पे लगाओ कि भाई मुझे ना अगले 6 महीने में इस सब्जेक्ट पर इतनी नॉलेज चाहिए, ताकि इस सब्जेक्ट पे अगर कोई मुझसे सवाल पूछे ना तो वो मेरे पास जवाब होना चाहिए। उसको प्रेस्टीज इशू बनाओ। लेकिन लोग इन चीजों को नहीं बनाते प्रेस्टीज इशू, क्योंकि इसमें तो काम करना पड़ेगा। हाँ, मैं तेरे को देख लूंगा, तेरे से बात नहीं करूंगा, देखते रहो फिर। अच्छा, जिसको देख रहे हो वो भी तुम्हारे आसपास ही रहने वाला है। हाँ, तो ऐसे में टाइम वेस्ट ना करो। ये तो बड़े शानदार बात कही सर आपने, बड़े शानदार लेसन दी। आज सर जनरेशन में, जो आज की जनरेशन है उसके अंदर रिटायरमेंट को लेके बड़ा जोश, बड़ा एक्साइटमेंट है आजकल कि जी अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, 30 साल की उम्र में हम इतना कमा लें कि हमें बाकी अपनी जिंदगी में काम ना करना पड़े। तो सर रिटायरमेंट को लेके आपका क्या कहना है? रिटायरमेंट को लेके तो मैं कह रहा हूँ जी, जो ये कह रहे हैं इनको ऑल द बेस्ट है। लेकिन ये जो आखिरी में स्टेटमेंट आपने यूज किया ना, मुझे इस शब्द से बड़ी कोफ्त होती है कि मुझे काम ना करना पड़े। ये जो सोच है ना लोगों की, ये जो, अब मैं क्या कहूँ इसके लिए, पंजाबी भाषा में एक शब्द है पर वो मैं बोल नहीं सकता, वो गाली लगेगा। समझ जाओ। यार ये कहाँ से आ रहा है लोगों के दिमाग में कि काम ना करना पड़े। अच्छा, मुझे आप एक आदमी दिखाओ जो काम नहीं कर रहा और उसकी आप इज्जत करते हो, एक आदमी बताओ। नहीं करते इज्जत किसी। मैं भी अब इसलिए नहीं मैं कहता कि जब मैं भी इस उम्र में था ना, हमारी भी यही थी। मैं क्या सोचता था, जिस दिन मेरे बैंक में 10 लाख रुपए होंगे ना सेविंग में, ठीक है, काम करना बंद कर दूं। उस दिन से काम नहीं करूंगा। हाँ, मतलब उस दिन से हमें लगता था मैं काम करना बंद कर दूं। तो मैंने अपने बॉस को भी कह दिया, मैं कहा जी जिस दिन 10 लाख रुपए होंगे काम करना बंद कर दूं। तो बॉस मुस्कुराए। मैं कहा जी आपको क्या लग रहा है मेरे पास होंगे नहीं कभी? कह रहे नहीं क्यों नहीं होंगे। तो मैं कहा फिर आप मुस्कुराए क्यों? कहते तू कि तेरा कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसके पास 10 लाख हैं सेविंग में और उसने काम करना बंद कर रखा हो। तो फिर मैंने पहली बार सोचा कि हाँ यार, कौन है मेरा ऐसा? तो बड़ा सिर खोजाया, एक भी नहीं मिला ऐसा। पहले तो मेरे को ऐसा ही कोई नहीं ध्यान आया जिसके पास 10 लाख रुपए सेविंग में है उस समय। क्योंकि अगर होते तो हमारा रिश्तेदार कैसे होता। तो मैं कहा यार 10 लाख रुपए, मैं कहा जी मेरे रिश्तेदारों में तो पहले तो किसी के पास 10 लाख सेविंग में नहीं है। कह रहे बेटा तभी तेरे को ऐसे ख्याल आते हैं। और दूसरा कहते हैं अगर तेरे रिश्तेदारों में ना भी हो, किसी ऐसे आदमी के बारे में सुना है जिसके पास 10 लाख रुपए हैं सेविंग में? और मैं बातें कर रहा हूँ कब की जी, 95-96 की हैं, तब के 10 लाख। कोई है ऐसा जिसको तू जानता है, मतलब सुना है जिसके बारे में कि उसने अब काम करना बंद कर रखा है? तो फिर मुझे ध्यान आया कि जितने लखपति करोड़पति हैं वो तो हमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अरे आप और मैं तो छुट्टी लेते हैं कि मैं हफ्ते की छुट्टी ले रहा हूँ, हर महीने में 4-5 छुट्टी लेते हैं। आपने कौन सा बिजनेसमैन छुट्टी लेते देखा? 365 डेज ऑन है। देखिए दिक्कत क्या है लोगों का ना, ये जो बेसिक सोच है ना कि मैं अपनी भी बता रहा हूँ कि काम करना बंद कर दूंगा। अच्छा, अब वो जो 10 लाख रुपए का मेरा सपना था वो तो 15 साल 20 साल पहले वो कब का पूरा हो चुका है। मैंने क्या काम करना बंद कर रखा है? बढ़ा रखा है। अरे वो एक्चुअली जब लोग ये ऐसी बातें कर रहे होते हैं ना, इसका मतलब ये है कि उस वक्त जब वो जो काम कर रहे हैं ना उसमें उनको पीड़ा ज्यादा हो रही है, आनंद कम आ रहा है, तो वो उससे मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन जिस दिन आपके पास वो 10 लाख या जो भी पैसा आप बना लोगे रिटायरमेंट के लिए, उसके बाद फिर आप पता क्या करोगे? आप कुछ बड़ा करोगे, लेकिन आपको वो काम नहीं लगेगा, वो आनंद लगेगा, वो आपको आनंद लगेगा। जब तक पैसा नहीं है अब तक पीड़ा लग रही है, तो पीड़ा लग रही है। आपने कौन सा क्रिकेटर सुना है कि मैं बस जिस दिन मेरे पास 3 करोड़ हो जाए मैं क्रिकेट खेलना छोड़ दूंगा? वो तो भाई साहब अगर उनकी बॉडी फिट रहे वो तो 60 साल तक खेलते रहे। कौन सुना आपने? कौन सा बिजनेसमैन सुना है जिसने कहा होगी जिस दिन मेरी 100 करोड़ की टर्नओवर हो जाएगी मैं काम करना बंद कर दूंगा? जिस दिन बिजनेसमैन की 100 करोड़ की टर्नओवर हो जाती है वो 200 करोड़ का टारगेट बनाता है। जिस दिन 200 की होती है वो 1000 का बनाता है।
काम करना बंद कौन कर रहा है? कौन से किसान ने काम करना बंद कर रखा है? अरे भाई, बड़े अभागे हैं वो जिनका काम बंद हो जाता है। और गलती से ऐसे विचार ना रखें कहीं तथास्तु हो जाए कि तेरा काम बंद हो जाए। सोच लेना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर सकता है आपकी लाइफ में। अरे सलमान खान, बाकी तो मैं उसका ऐसा कोई मुरीद नहीं हूँ, फैन नहीं हूँ, लेकिन कई बार ना वो आदमी बहुत अच्छी बातें करता है। जैसे एक बार उसने बहुत अच्छा बताया, कह रहा जब मैं नया नया एक्टिंग जब मैंने करियर शुरू किया था, तब मुनीश बहल एक एक्टर होता था, पता नहीं आज लोग जानते नहीं जानते, तो बड़ा फेमस, बड़ा बिजी एक्टर होता था। तो कहता कभी कभी जब मैं उससे सेट पे मिलने जाता था मुनीश बहल से, तो मुनीश बहल ना हमेशा कंप्लेन करता था कि यार हमारी भी कोई जिंदगी है, जब देखो वो चूना ऊना लगा करके रील लाइफ ही है, हमारी रियल लाइफ तो कुछ है नहीं। तो कह रहा मैं उसको ये सुनता था। कह रहा फिर जब हम थोड़ा बहुत मेरा काम वाम चल गया, तो फिर उसके बाद मैंने मुनीश बहल को देखा काम के लिए तरसते हुए, उसके पास काम नहीं था, तो थास्तु हो गया। फिर सलमान खान ने उसकी मदद की और वो दोबारा से फिर एस्टैब्लिश हुआ। लेकिन कह रहा जब मैंने मुनीश बहल की वो हालत देखी ना, मैंने अपने आप से कसम खाई थी कि मैं काम को ये नहीं कहूंगा कि मैं कभी काम नहीं करूंगा। कह रहा परमात्मा जब तक भाई काम मुझे देता रहे, मैं हमेशा काम करना चाहता हूं। तो थास्तु हो भी रहे। तो गलती से भी ये ना कहें कि मैं काम करना बंद कर दूंगा। अरे गुरुदेव क्या करोगे? धोनी ने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया, क्या कर रहा है वो? उसने फार्म हाउस ले लिया है, 250 एकड़ का ले लिया है, उसमें वो फार्मिंग कर रहा है, खेती कर रहा है। काम तो देखिए हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे गुरुदेव, कब तक खाली सैर करोगे पार्क में जाके? मान लिया आपको ना अब पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आदमी पैसे के लिए काम भी करता एक पर्टिकुलर आयु तक है। जैसे अब आज मेरा बेटा न्यूजीलैंड में अब सेट हो गया है, मेरी बेटी अगले साल डॉक्टरी का वो नीट का एग्जाम देगी, अगर नंबर अच्छे लाएगी तो सस्ते में हो जाएगा, नहीं तो 1.25 करोड़ रुपए लगेंगे। तो वो मेरे पास है। तो अब मुझे एक्चुअली पैसे के लिए, घर का खर्चा चलाने के लिए अगले अब जितने भी मेरा जीवन बचा है, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यार अब मैं कोई खर्चा चलाने के लिए थोड़ी काम कर रहा हूँ। अच्छा काम नहीं करूंगा तो बताओ क्या करूंगा? कितनी देर बैठ के मतलब बीवी से प्यार भरी बातें कर लूंगा, कितनी बारी सैर कर लूंगा, कितनी देर अखबार पढ़ लूंगा? अरे कुछ तो करूंगा। कुछ नहीं करूंगा तो फिर बैठ के पॉडकास्ट बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। आप बताओ ना, कुछ तो करूंगा, समाज सेवा करूंगा, वृद्धाश्रम में जाऊंगा, गायों की सेवा करूंगा, और नहीं तो शरीर अकड़ जाएगा भाई साहब। बिना कर्म के जीवन चल ही नहीं सकता ना। तो गलती से भी ये ना कहें कि मैं काम करना बंद कर दूंगा। ज्यादातर लोग कहना पता क्या चाह रहे हैं? नौकरी करना बंद कर दूंगा। उनको शायद बॉस पसंद नहीं है या अपनी जॉब प्रोफाइल पसंद नहीं है। लेकिन वहां पे भी मैं ना, अब ये आजकल जो नए नए एंटरप्रेन्योर बनते हैं ना, ये कहते हैं जी मैं किसी के हाथ के नीचे काम नहीं कर सकता, मैं 10 से 5 काम नहीं कर सकता। तो मैं कहता हूँ अच्छा तुम फिर क्या करोगे? कह रहे जी मैं बिजनेस करूंगा। मैं कहा ओके, अगर तुम बिजनेस करोगे तो अपने साथ कोई आदमी रखोगे जो 10 से 5 काम करे, कि नहीं रखोगे? कि सारे काम खुद ही कर लोगे? तुम्हें चाहिए होगी। अच्छा जितना बड़ा बिजनेस करोगे तुम्हें उतने ज्यादा लोग चाहिए जो 10 से 5 काम करें। और अगर वो 10 से 5 वाले अपने काम को ऐसे ही रो रो के करें तो तेरा काम बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा? तो ये लोग ना, देखिए मैं कह रहा हूं जब भी आप जो भी काम कर रहे हैं यार, वहां पर वो फार्मूला ध्यान रखें कि वैल्यू ज्यादा देनी है, टेक अवे कम होना चाहिए। मैं अगर बाथरूम साफ करने का भी काम कर रहा हूं ना, तो यार उस बाथरूम को चमका दो। अपने काम में माहिर। यार मैं कर तो रहा ही हूं ना, दिक्कत किसकी है? काम कर भी रहा है, रो भी रहा है, और कर भी रहा है। वो आपने सुना नहीं, ये भी कोई जिंदगी है, और फिर जी रहा है। मतलब कई लोग ना जीते हैं ना जाते हैं, बोझ रहते हैं। बोझ ही रहते, खुद पर भी, संस्था पे भी, परिवार पे भी, दुनिया पे भी, चू 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 चू। अच्छा सर, इसमें ना लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बड़ी बात करते हैं कि सारी चीजें ना बैलेंस में चलनी चाहिए, परिवार भी, प्यार भी, व्यापार भी। भाई ये कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह रहे होंगे, नारायणा मूर्ति क्या कह रहा है? उसकी सोशल लाइफ कैसी थी? जब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया तो जो सुधा मूर्ति मैडम है वो ज्यादा पढ़ी लिखी थी, ज्यादा कमा रही थी उस वक्त नारायणा मूर्ति से। लेकिन उन्होंने कहा कि भैया देखो अब अगर आपको ये बिजनेस चलाना है तो फिर मैं घर संभालती हूँ, तब जाकर के आपकी लाइफ बैलेंस होती है। लेकिन लोग आजकल ना वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब पता क्या सोच रहे हैं? हस्बैंड वाइफ दोनों काम करेंगे और उसके बाद फिर सोच रहे हैं कि हफ्ते में 3 दिन छुट्टी मिल जाए ताकि हमारी फैमिली भी बैलेंस हो जाए और काम भी चल जाए। क्यों? ताकि बच्चे को समय दे पाए। देखिए ऐसा बैलेंस अभी इंडिया में संभव नहीं है। अभी ये वेस्टर्न कंट्रीज में शायद हो सकता है। इंडिया में क्या है, अभी तो हमारी जीडीपी कितनी 6% पे ग्रो कर रही है। अभी तो यहाँ 80 करोड़ लोगों को भाई साहब अगर सरकार राशन ना दे तो उनके पास खाने को नहीं है। तो ये जो वर्क लाइफ बैलेंस के नखरे हैं ये एक पर्टिकुलर कुछ परसेंटेज क्लास के हैं।
आधों के पास तो काम नहीं है। बेरोजगारी की समस्या है, जिस पर रोज आप देखते हो जी पार्लियामेंट में कह रहे जी बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। एक तरफ तो लोगों के पास रोजगार नहीं है और दूसरी तरफ जिनके पास काम है वो कह रहे जी हमारी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो रही। देखिए वर्क लाइफ बैलेंस को समझते हैं। वर्क और लाइफ, जो वर्क है ये भी तो आपकी लाइफ का हिस्सा है। लोग वर्क को और लाइफ को ना अलग देखते हैं, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। आप मुझे बताइए, आपका भी 25 साल की आयु हो गई है, आपने भी जो काम किया आज तक, तो भाई साहब अपने घर वालों को छोड़ के आए होंगे, घर से दूर रहते होंगे, ट्रैवल करते होंगे, लगाते हो ना। लेकिन आप ये क्यों लगा रहे हो? ताकि अपने घर वालों का जीवन में आप उठान लेकर आ सके। आपने भी गरीबी देखी है, तो जब आपने वो गरीबी देखी हुई है ना, तो आपको पता है कि यार मेरे घर बैठने से ना उनका कल्याण नहीं है। मुझे दिल पे पत्थर रख के घर से बाहर निकलना होगा, काम करना होगा ताकि मैं इनके जीवन में सुख लेकर आ पाऊं। लेकिन आपके जीवन में कष्ट बढ़ेगा, कोई बैलेंस नहीं है। हल्का सा बैलेंस काम की तरफ आपका ज्यादा होगा ही। देखिए एक वो कहानी बड़ी सुनते हैं कि एक बच्चा अपने पापा को कहता है कि पापा आप एक दिन में कितना कमाते? तो पापा पूछता है जी आप क्यों पूछ रहे हो? कह रहा पापा ताकि मैं उतने पैसे इकट्ठे करूं और आपको दूं ताकि एक दिन आप मेरे साथ लगा सको। तो ये बड़ी भावुक स्टोरी लोग सुनते हैं और बताते हैं। ये स्टोरी हमने भी सुनी है। आज मेरे बच्चे बड़े हो गए ना, पर हमेशा से तो बड़े नहीं थे, वो भी छोटे थे। तो ये स्टोरी मैंने बहुत पहले से सुन रखी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा 15 दिन मैं कम से कम दिल्ली से बाहर रहता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा है, देश विदेश जाना होता है। तो ये स्टोरी हमने भी सुनी है। हमारे बच्चे भी इस आस से देखते थे कि यार पापा फिर चला, पापा फिर चला। लेकिन मेरे को ना जाना है। पता क्यों जाना है? क्योंकि मैं बाहर ना अय्याशी करने नहीं जा रहा, पतंगे उड़ाने नहीं जा रहा, जुआ खेलने नहीं जा रहा, मैं वहां काम पर जा रहा हूँ। और उस काम को मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आज जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना कि अगले साल बेटी के नंबर आ गए तो ठीक है, नहीं तो 1.25 करोड़ रखा है। तो ये जो मैं अपनी बेटी को एश्योरेंस दे पा रहा हूं, ये क्यों दे पा रहा हूं? क्योंकि मैंने काम किया। तो बैलेंस नहीं रही लेकिन लाइफ अच्छी चली है। तो वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब जो मुझे समझ में आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यार आप जबरदस्ती घर वालों से दूर रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके काम से आपके परिवार को लाभ हो रहा है, लॉन्ग टर्म में आपका परिवार एक अच्छा जीवन जिएगा, लेकिन आप पर थोड़ा कष्ट बढ़ रहा है, तो इतनी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है यार। और देखिए राव साहब, मुझे तो नहीं पता, आजकल तो खैर लोग बड़ी जल्दी जल्दी भी अमीर बन रहे हैं, लेकिन हम तो पुराने आदमी हो गए हैं अब। मुझे पता है साहब कि एक पीढ़ी खपती है हमेशा। किसी भी खानदान में एक पीढ़ी तो खप जाती है, तब जाकर के ना एक बुनियाद बनती है जिस पर फिर आगे आने वाली पीढ़ी अपनी मंजिलें डालती है। लेकिन कुछ ईंटें तो बेसमेंट में लगती हैं, बुनियाद की खुदाई में लगती हैं, जो दिखती नहीं है। तो अगर मेरे पिताजी पहले की वो बुनियाद की ईंट है, तो फिर मैंने उसके ऊपर अपना एक मंजिल डाला होगा, तो आज मेरी मंजिल दिख रही होगी, लेकिन उसकी बुनियाद में मेरे पिताजी की वो मेहनत है, जब उनकी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हुई होगी। तो मुझे तो ये वर्क लाइफ बैलेंस समझ नहीं आता। और खासकर हिंदुस्तान जैसे परिवेश में जहां पर ना परिवार बड़े मजबूत हैं। फॉरेन कंट्रीज में क्या है, वहां परिवार इकट्ठे नहीं रह पाते ना, बार बार हस्बैंड वाइफ चेंज होते हैं। तो हिंदुस्तान में तो ऐसा झंझट है नहीं। यहाँ तो भाई साहब 7 जन्मों का सिस्टम है हिंदुओं में तो कि बस तेरा मेरा 7 जन्म का नाता है। तो यहाँ बीवी इसलिए थोड़ी देर को छोड़ के भाग जाएगी या तलाक दे देगी कि तू थोड़ा टाइम थोड़ा कम दे रहा है। अगर बीवी को ये पता है कि भाई तू बाहर ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर साहब भारत रत्न है। सचिन तेंदुलकर साहब ने अपना जो कैरियर 40-41 साल तक जो उनका चला है, भाई साहब फैमिली को टाइम ज्यादा दिया उन्होंने। पर मिसेस तेंदुलकर ने कहीं आपने कोई वीडियो सुना हो, कंप्लेंट की हो कि जी इस आदमी ने तो हमको टाइम ही नहीं दिया है? कभी कंप्लेंट नहीं की। क्यों? क्योंकि उनको दिख तो रहा है रोज टीवी पे कि ये लगा रहा है चौके छक्के, और इसी की वजह से तो मिसेस तेंदुलकर को कोई जानता है। अच्छा, अब तेंदुलकर साहब रिटायर है तो आजकल काफी टाइम दे रहे होंगे। तो वर्क भाई साहब, अगर वर्क आप ईमानदारी से कर रहे हो और अपने परिवार के जीवन में सुधार के लिए कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत कष्ट अगर जीवन में हो भी रहा है तो सह लो यार। ये सर आपने बड़ी सही बात कही। सोशल मीडिया के चक्कर से सर ये जो अभी नया ट्रेंड आया है वर्क लाइफ बैलेंस का, ये जन्म लिया, इसने जन्म लिया है। लेकिन सर अभी आपने जो बातें बताई वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जो जीवन में सबके अप्लाई सबको अपने जीवन में करनी चाहिए। और जो वर्क लाइफ बैलेंस का जो कल्चर है वो थोड़ा सा ये फॉरेन कल्चर है। हमारे यहाँ हमारी फैमिलीज बैलेंस में ही है। हमारे यहाँ माएँ बच्चे को ना पीठ पीछे भड़काती नहीं है कि देख तेरा बाप लेट आ रहा है, बल्कि बताती है कि बेटा पापा मेहनत कर रहा है, बेटा पापा थके हुए आए होंगे, उनको थोड़ा आराम करने दो। तो यहाँ की माएँ थोड़ी भड़का रही हैं। तो अगर आपका और हस्बैंड वाइफ का
तालमेल अच्छा है, रिलेशनशिप अच्छा है, तो इससे नहीं फर्क पड़ता कि आप कितना समय लगा रहे हैं, लेकिन इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि जितना समय लगा रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं। अब आप बताओ ना, अब आजकल धन्यवाद है सोशल मीडिया का, हस्बैंड वाइफ एक ही कमरे में बैठ के दोनों अपने अपने फोन पे लगे हुए हैं, अब क्या देख रहे हैं परमात्मा जाने, एक दूसरे को भी उन्हीं में से कुछ भेज रहे हैं, ये कर देना, और साथ में बैठे हैं। तो फिर कह रहे हो जी हमारा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। अभी सर आपने रिश्तों की बात की, रिश्तों के ऊपर सर मैंने कई आपकी वीडियोस देखी हैं जी, और शायद आपकी किताब भी है, किताब का नाम सर चाहूंगा मैं एक बार आप हमारे व्यूअर्स को नहीं, रिश्तों पे मैंने कोई ऐसी किताब नहीं लिखी वैसे अभी, आपकी किताब जरूर है। हाँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी की शक्ति किताब है, जिम्मेदारी की हिंदी शक्ति में भी है, अंग्रेजी में भी है, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी वो। हाँ, हर जगह मिलती है। हाँ जी। तो सर आपने रिश्तों की बात आप काफी ज्यादा करते हैं, रिश्तों को मजबूत बनाने की बात आप काफी करते हैं, तो सर अगर हम अपने रिश्ते अच्छे बनाना चाहें, घर में भी, व्यापार में भी, लोगों के साथ हम अपना एक अच्छा बैलेंस बना के चलें, तो अच्छे रिश्ते बनाने के लिए आजकल जैसे अभी आपने कहा कि सामने वालों को लगता है कि यही क्यों नहीं समझ रहा है मेरी बात को, मैं भी तो समझूं, ये मैं समझू तो ये नहीं समझ रहा, ये समझ रहा तो मैं नहीं समझ रहा हूँ। तो सर आज जो हमारे इंडिया के जो तलाक के केसेस हैं वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, तो सर अच्छे रिश्तों को कैसे बनाया जा सकता है बिजनेस के अंदर भी और घर में भी? राव साहब, अच्छा सवाल है आपका, लेकिन इस सवाल में ना दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो है देखिए जनरल रिश्ते, जैसे आपका और मेरा भी ना अभी एक रिश्ता है, अब आज हम पहली बार मिले, लेकिन अब पता नहीं अब ये रिश्ता लंबा कितना चलता है, कैसे चलता है, वो डिपेंड करता है। और जहां तक लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना आजकल तलाक के केस बढ़ रहे हैं, इसमें एक टेक्निकल चीज जो लोगों को ध्यान रखनी है और उसको जनरलाइज नहीं करना। देखिए तलाक के केस बढ़ रहे हैं ना, इसमें से कुछ केस तो ऐसे हैं जो अच्छा ही हुआ कि तलाक हो गए। ओके। क्योंकि देखिए पहले की जो स्त्रियां थी ना, उनकी परवरिश और उनकी वो जो सिस्टम था पुराना, उसमें तलाक को ना थोड़ा टैबू माना जाता था, क्योंकि स्त्रियों को जनरली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस थी नहीं, पति के ऊपर ही निर्भर हैं, तो अगर तलाक ले लेंगी तो फिर उनको दिक्कत होती थी। तो वो हर तरीके का दुर्व्यवहार भी सहती थी, मारपीट, सब सारी चीजों, हाँ हर तरीके का, सिर्फ मारपीट नहीं, ताने भी और मतलब गलत भाषा भी और हर तरीके का अत्याचार लड़कियां सह लेती थी। लेकिन आज की तारीख में अब जब लड़कियां पढ़ी लिखी हो गई हैं, इंडिपेंडेंट हो गई हैं, तो वो किसी भी फालतू बात को टॉलरेट करने को तैयार नहीं है, सुनना नहीं चाहते हैं। तो जहां तो वाक्य में जहां अब्यूज हो रहा है, गलत व्यवहार हो रहा है किसी भी लड़की के साथ, जैसे मैं बेटी का पिता हूं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटी किसी भी नॉनसेंस को टॉलरेट करे। तो ऐसे केस में अगर ठीक है माता पिता से गलती हो गई, या आपने ही सपोज गलत व्यक्ति चुन लिया और आपको रियलाइज हो रहा है कि नहीं नहीं इसके साथ जीवन नहीं काट सकते, और आप उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाएं, अगर वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो दिस इज ओके, इस रिलेशनशिप को टूटने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स ओके। लेकिन मैं जब जनरल रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप देखिए आजकल जॉइंट फैमिलीज नहीं रह पा रही, मतलब भाई भाई साथ नहीं रह पा रहे, मियाँ बीवी तो छोड़ो, भाई भाई जो एक खून है वो साथ नहीं रह सकते। अब जैसे लोगों को हैरानी होती है सुन के, मेरा जैसे जॉइंट फैमिली है, हम 16 लोग एक साथ रहते हैं, आज भी 16 लोग आज भी एक साथ रहते हैं, एक ही किचन है हमारा। तो क्योंकि हम सारे भाइयों का अपना काम है ना, तो हमें नौकरी के लिए कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ा, तो और फिलहाल हमारा चल जाता है। तो रिलेशनशिप पर शायद इसलिए मैं बात करने में मतलब मुझे हक बनता है कि मैं बात कर सकता हूँ। तो देखिए जो ये 16 लोग का परिवार एक साथ रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सारे बहुत अच्छे हैं और हमारे व्यवहार बहुत अच्छे हैं, नहीं, इसका एक ही कारण है, रिलेशनशिप की जो लॉन्जेविटी है और गुणवत्ता है वो कुछ बेसिक चीज़ों पर निर्भर करती है। सबसे पहली, जो घर के बड़े हैं उनके अंदर होनी चाहिए पेशेंस फॉर डिफरेंसेस। बड़ों में, छोटों में तो हो सकता है ना हो, लेकिन बड़ों में एक बेसिक लेवल की पेशेंस होनी चाहिए फॉर हैंडलिंग डिफरेंसेस। क्योंकि देखिए अगर जुड़वा भी दो भाई हैं ना, वो एक जैसे नहीं होते, आदतें अलग होती हैं, शौक अलग होते हैं, टेम्परामेंट अलग होते हैं, प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं। तो अगर आपको कोई रिलेशनशिप को मजबूत रखना है तो आपको उसके अंदर ये धैर्य रखना होगा कि आप उस सामने वाले व्यक्ति को अपने जैसा बनाने की कोशिश ना करें। पेशेंस फॉर हैंडलिंग डिफरेंसेस इज द सीक्रेट नंबर 1, और ये बड़े में होना चाहिए। अच्छा, बड़ा उम्र में नहीं कह रहा हूँ, जो क्षमता में बड़ा है घर में, जिसका पैसा किसी भी रूप में जिसमें क्षमता ज्यादा है। क्योंकि देखिए जैसे सपोज मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ, वैसे भी बड़ा हूँ, लेकिन सपोज मेरी आमदनी कम है और मेरे छोटे भाइयों की ज़्यादा है, और हम आज भी इकट्ठे रह रहे हैं, तो जिस भाई की, मेरे छोटे भाई की सपोज आमदनी ज़्यादा है और वो फिर भी मेरे साथ रह रहा है ना, उसका बड़प्पन ज़्यादा है, उसका बड़प्पन ज़्यादा है।
क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर नॉर्मल बहुएं हों तो उसके कान में कितना गुनगुन होता होगा कि अजी देखो जी, कमाते तो आप ज्यादा हो और सब कुछ बराबर है। तो वो संभालता होगा ना इस बात को, चाहे वो छोटा है उनके अंदर समझदारी लेकिन है। उसकी क्षमता अगर मुझसे ज्यादा है और वो फिर भी परिवार के साथ रह रहा है, तो इसका मतलब उस आदमी में बड़प्पन ज्यादा है। तो इसमें उम्र से बड़े की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। तो इसमें जो बड़ा है क्षमता में घर में, उसको बड़प्पन दिखाना होता है। देखिए, छोटा वो नहीं है जिसकी उम्र कम है, छोटा वो है जिसकी सोच थोड़ी छोटी है, चाहे बड़े ही क्यों ना हो, चाहे वो बड़े ही। कई बड़े बुजुर्गों की सोच बड़ी छोटी होती है। तो संबंध हमेशा ना, जो बड़ा है संबंध में, उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि आप उसको कैसे चलाते हो, आप किन चीज़ों को अवॉइड करते हो, नेग्लेक्ट करते हो, तब जाके रिलेशनशिप चलता है। देखिए, परफेक्ट कोई आदमी नहीं होता किसी रिलेशनशिप में, वो तो सिर्फ बॉलीवुड की मूवीज में होता है, मेड फॉर ईच अदर। और इसीलिए वो खाली शादी तक की मूवी बनाते हैं, शादी के बाद की नहीं बनाते क्योंकि असली जिंदगी तो उसके बाद शुरू होती है ना। मेड फॉर ईच अदर कोई नहीं होता, बाद में मैड ऑन ईच अदर होते हैं लोग, मेड फॉर ईच अदर नहीं होते। तो देखिए, कुछ चीज़ें एक दूसरे में डिफरेंट होती हैं, उनको एडजस्ट करना आना चाहिए, अदरवाइज रिलेशनशिप नहीं चलता। एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एक जो मैं आजकल चीज़ देख रहा हूँ ना, वो बड़ा, अब पता नहीं जी, या तो हम पुराने हो गए हैं। प्रभु राम इसीलिए हैं क्योंकि उनके पास कोई लक्ष्मण है। अगर लक्ष्मण जी भी कहते जी कि मैं भी तो दशरथ का बेटा हूँ, तो राम जी क्यों आगे फोटो फ्रेम में हो, मैं साइड में क्यों? या भरत कहे जी क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा भाई? राम जी के राम बनने में लक्ष्मण का योगदान आप सोच के देखिए, भरत का योगदान देखिए। अच्छा छोड़ो, लक्ष्मण भरत नहीं, शत्रुघ्न, कितनी बारी चर्चा होती है रामायण में शत्रुघ्न की। अगर वो आजकल वाला कोई ब्रदर सिस्टर होता कि यार बताओ, मतलब मेरे सारे भाई फेमस है, मेरी कोई रील नहीं बन रही है, मेरा ही कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, मैं अपना करूंगा भाई साहब, मैं क्यों राम जी का यूट्यूब चैनल चलने दूं? अरे तो कोई तो होगा जो उसको कैमरा का पीछे रहेगा, तभी तो भाई आगे चलेगा, कोई तो सपोर्ट रहेगा पीछे से। और जो भी आदमी कामयाब है उसके साथ बहुत से लोगों ने सहयोग किया होता है, लेकिन वो कब है? जब एक दूसरे के प्रति ना एक वो आंख का लिहाज, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, वो जब तक रहेगा तब तक रिलेशनशिप है। लेकिन जहां से ट्रस्ट गायब है, रिस्पेक्ट गायब है और कम्युनिकेशन बंद है, फिर तो वो रिलेशनशिप नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो सोशल एग्रीमेंट्स हैं, वो संबंध नहीं है, वो बंधन है। और लोग आजकल बंधनों में ज्यादा हैं, संबंध उनके कम है। okay, बंधनों में ज्यादा है, संबंध में कम है। यस, और मैं हमेशा कहता हूँ संबंध बनाओ, बंधन नहीं। तो आज भी जॉइंट फैमिली रहते हैं, 16 लोगों का आपका परिवार आज भी साथ रहता है। आज भी रहता है, प्रभु की बहुत बड़ी एडवाइस है ये। बहुत चुनिंदा लोगों में, गिने चुने लोगों में आज इंडिया के अंदर से लोग साथ में फैमिली के साथ रहते हैं। जैसे इसी चीज की तारीफ में सलमान खान की करता हूँ। देखिए, जैसे आप मुझे बताइए, इज्जत कमाना कहाँ आसान है, घर में कि बाहर? घर में। बाहर आसान है। बाहर आसान है क्योंकि बाहर तो आप थोड़ी देर रहते हैं ना। अरे जैसे मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूँ तो 6 घंटे 8 घंटे मैं किसी के सामने हूँ, तो एक पर्टिकुलर तरीके से बात करता हूँ, एक पर्टिकुलर तरीके की बॉडी लैंग्वेज होती है, एक पर्टिकुलर तरीके का खान पान होता है, एक पर्टिकुलर तरीके के कपड़े पहनता हूँ। तो वहां पर इज्जत कमाना मुश्किल थोड़ी है। लेकिन भाई साहब, जिस घर में जो बीवी तुम्हें 24 घंटे देख रही है, जो भाई तुम्हें हर हाल में देख रहा है, अप्स एंड डाउन्स में देख रहा है, जो बच्चे तुम्हें हर वक्त देख रहे हैं, वो तुम्हारी इज्जत करें, इसका मतलब भाई साहब तुम वाकई में इंसान अच्छे हो। घर में इज्जत भाई साहब अच्छों की नहीं होती, क्योंकि आपका असलियत सामने आती है ना वहां। असली चैलेंज है कि क्या आपकी घर में भी रिस्पेक्ट हो सकती है क्या? लेकिन उसके लिए तो आपको अपने पे बहुत मेहनत करनी होगी। तो मैं इसलिए कई लोगों से कहता हूँ, आप ऐसा करो, आप घर का रहने दो, आप बाहर कमाओ क्योंकि घर में ज्यादा मेहनत होगी, राइट? लेकिन देखिए, घर में इज्जत उसकी होती है जो जानता है कि किन चीजों को एड्रेस करना है, किन चीजों को इग्नोर करना है। हर चीज में उंगली नहीं करनी। जैसे एक चीज मेरे पिताजी कहते थे, आजकल तो बुरी लगेगी खैर लोगों को, वो कहते थे देखो, जैसे पहले होता था ना, गृहिणी का काम है घर संभालना। आजकल तो खैर सब वर्किंग होता है ना, तो पहले गृहिणी का काम होता था घर संभालना, और पुरुष का काम है कि भैया तू बाहर चल और काम करके आ और पैसे लेके आ। ठीक है, तो पुरुष जो है किचन में इंटरफेयर नहीं करता था, और गृहिणी पुरुष के काम में इंटरफेयर नहीं करती थी। वो जितना बता दिया उतना सुन लिया, और बाकी मतलब ज्यादा पूछा पाछी नहीं, यही था ना। तो वो संबंध देखिए दोनों के म्यूचुअल रिस्पेक्ट में थे। तो पुरुष घर आके ना स्त्री को ये नहीं कहता था कि तू घर में करती क्या है,
क्योंकि उसको पता है कि भाई वो घर में है, तभी मैं बाहर निश्चिंत होकर काम कर रहा हूँ। अच्छा, वो जो है इसको ताने नहीं देती थी कि तेरे को तो चाय भी बनानी नहीं आती, तू तो खाना भी नहीं बनाना आता तेरे को, मैं ही करती हूँ सारा काम घर का, अपनी अपनी बाउंड्रीज। तो उन्होंने अपना अपना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज के तारीख में वो पॉसिबल है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर वर्किंग कपल है, हस्बैंड वाइफ दोनों वो काम करते हैं, तो अब इसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट ये होनी चाहिए कि यार अब हस्बैंड के साथ दिक्कत क्या है, इंडियन हस्बैंड के साथ, इसने देखा अपना पापा और अपनी मम्मी देखी किचन में, पापा देखा वर्क पे, ठीक है। लेकिन अब जो आपकी वाइफ है वो ऑफिस भी जा रही हैं, लेकिन आपने तो देखा है कि मेरे पापा की कैसी सेवा होती थी, है, तो अब आपकी जब वो वाली नहीं होती तो आपको फिर अपनी बीवी बुरी लगती है। लेकिन गुरुदेव ये अनरीजनेबल है ना, तो आपको रिस्पेक्ट होनी चाहिए अपने वाइफ के प्रति कि यार वो भी ऑफिस से आई हैं, तो अब ये कोई रूल नहीं है कि घर आने के बाद फिर अब रसोई में वही जाएंगी, आप भी जा सकते हो, अब आप भी जाओ। पहले वाले इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि उनके काम की क्लियर डिमार्केशन थी। अब जब दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं तो अब आपके काम की ऐसी तो कोई डिमार्केशन है नहीं, वो भी पैसे कमा रही हैं, आप भी पैसे कमा रहे हो, तो आप का ऑफिस से आने के बाद मतलब पैर पे पैर रख के मैच देखोगे और वो किचन में जाकर के फिर बर्तन खड़काएंगी, बच्चे का होमवर्क भी माँ कराएगी, मतलब वो काम एज इट इज रखे हुए हैं माँ के प्रति, कपड़े भी धोएगी, बर्तन भी धोएगी, सारे काम करेगी, और तनख्वाह भी साथ में आपके बराबर लेकर आएंगी। तो यार ये तो फिर बड़ा अत्याचार नहीं कर रहे आप? यानी कि दोनों की म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर आपने अब आमदनी में दोनों बराबर का सहयोग कर रहे हो तो घर के काम में भी बराबर का सहयोग करो, तो उसमें फालतू अपनी वो मूछें चौड़ी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर। अगला सर एक सवाल जो आपके फील्ड के रिगार्डिंग है, आपकी सर ट्रेनिंग इतनी लाजवाब होती है, जबरदस्त, लोग आते हैं, हंसते हैं, सीखते हैं, और आपने एक बार कहा भी कि मैं कब्ज वाले शक्ल बना के बोल नहीं सकता। जो कब्ज वाली कहा आपने कि लोग आजकल सीरियस दिखने के लिए बड़ी शक्ल को बिल्कुल, तो सर जैसे आप कम्युनिकेशन करते हैं, आपकी स्टोरी टेलिंग है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स है, आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है, आज हर एक सेल्स का आदमी ये सीखना चाहता है आपसे कि एक्चुअल में अगर मैं भी करना चाहूँ, मैं भी अपने फील्ड में मैं चाहता हूँ कि मैं स्टोरी टेलिंग सीखूँ, पब्लिक स्पीकिंग करूँ, मैं सेल्स में हूँ, लोगों से बातचीत करना मुझे नहीं आता स्टेज में जाके, तो वो एक इंसान कैसे कर सकता है जो आपने किया? स्टेज पे क्या करना चाहता है? आपकी तरह बोले कैसे, स्टोरी टेलिंग कैसे करे, प्रेजेंट कैसे करे, जोक्स कैसे सुनाए किसी को, अगर उसको एजुकेट कैसे करे आपकी तरह सरल भाव में कि हंसी भी आए और कुछ सीखने को भी मिले। देखिए हमने जब शुरू किया था ना तब में और अब में ना कुछ चीज़ें फ़र्क हो गई हैं, इसलिए अब आप वो चीज़ें एज इट इज़ नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अब क्या है कि जोक्स जो है ना, अब जोक्स की वैल्यू उतनी नहीं रही। कारण ये है कि आजकल जोक्स ज़्यादातर लोगों ने सुन रखे होते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो आजकल जोक आपके वैसे नहीं चलेंगे। तो जैसे आप अगर आप ऑब्जर्व करें, मैं जोक नहीं मारता, मैं एग्जाम्पल्स देता हूँ। ओके, एग्जाम्पल देते हैं हम, एग्जाम्पल्स देते हैं ना कि जब एक आदमी घर जा रहा है, जब ऑफिस जा रहा है, तो हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, लाइफ के एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, लेकिन वो लाइफ के एग्जाम्पल्स ऐसे होने चाहिए जिसमें आदमी अपने आप को देख सके, रिलेट कर सके। हाँ, तो वो जब वो हंसता है ना उस पर, हमारी बात पे, वो एक्चुअली खुद पे हंस रहा होता है कि मैं भी ऐसा ही हूँ, कि मैं भी, हाँ, वो देखता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कई लोग ऑफिस जाते हैं, उनकी सुबह शक्ल देखो आप, ऐसे जाते हैं जैसे गन्ना जा रहा है मशीन में। हाँ? तो अब जब हम ये कहते हैं तो वो मेरे को थोड़ी देख रहा है उसमें, वो खुद को देखता है कि हाँ यार मैं भी सुबह उठते समय सोचता तो हूँ कि आज फिर जाना पड़ेगा। तो आदमी ना अपनी परिस्थिति को देखता है। तो अगर आपको थोड़ा इस शैली को लाना है तो आपको ऑब्जर्वेशन स्किल अपने इम्प्रूव करने होंगे। ऑब्जर्वेशन स्किल्स, अपने आसपास के लोगों को देखो, ऑब्जर्व करो, उनकी फोटोज को लो ताकि वो फोटोज आप दिखा सको, और उससे रिलेटेड ना फिर उसके आसपास कोई स्टोरी बिल्ड करना। इसमें आपको थोड़ा सा ना जेन्युइन कंटेंट होना चाहिए आपका आज की तारीख में। प्रैक्टिकल कंटेंट होगा तो लोग आपसे रिलेट करेंगे। अगर नॉर्मल जोक्स मारोगे तो आज की तारीख में आई थिंक वो तो इतना काम नहीं करते। तो सर पब्लिक स्पीकिंग कैसे सीखेगा इंसान अगर सीखना चाहे तो? हमारा कोर्स कर लो भाई। अच्छा, आपका कोर्स है इसके? हमारा एक ट्रेन द ट्रेनर का कोर्स होता है, 5 दिन का कोर्स होता है, तो वो अटेंड कर लो। अच्छा सर, अगर आपको किसी से संपर्क करना हो, अगर आप तक पहुंचना हो, तो वो आपकी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल सर कैसे पहुंच सकता है आप तक आसानी से? भाई हमारा वेबसाइट possiblers.com है। हमारा ईमेल आईडी, हमें एक ईमेल कर दो possiblers@possiblers.com, और हमारे ऑफिस का एक नंबर है, उस पर संपर्क करें 9717949839। तो उस पर आपको हमारे सारे कार्यक्रमों की जानकारी मिल जाएगी। अब वैसे मेरा लिंक्डइन चैनल है, सुरेश मोहन सेमवाल के नाम से लिंक्डइन का एक प्रोफाइल है। अब वैसे यूट्यूब पे भी मेरा एक चैनल है, फेमस नहीं है लेकिन है, सुरेश मोहन सेमवाल के नाम से ही है। तो उस पर भी आपको काफ़ी जानकारियाँ मिलती रहेंगी।
सेम सुरेश मोहन सेमवाल, आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो आपका 5 दिन का प्रोग्राम है ट्रेन द ट्रेनर नाम से? 5 दिन का ट्रेन द ट्रेनर, उसके अंदर सारी चीजें कवर करते हैं उसमें हम। हाँ, अगर यहाँ पे अगर आप कुछ टिप्स अगर देना चाहें किसी को पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए तो कैसे आप दे सकते हैं 3-4 टिप्स? देखिए, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग अगर आपको सीखनी है ना, स्टेज पे कैसे खड़े होना है, बोलना कैसे है, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, वो बड़ा बेसिक है। ठीक है, वो तो आप मेरे ख्याल से यूट्यूब का वीडियो देख के भी सीख जाएंगे। अगर आपको ट्रेन द ट्रेनर बनना है, और वो भी जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि हम सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर में अब तक हमने काम किया है। मेरे जितने क्लाइंट्स हैं, 600 प्लस क्लाइंट्स हैं, उसमें से 90% तो MNCs हैं। तो हम काम उन्हीं कंपनीज के साथ कर रहे हैं जो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं। अच्छा, उन्हीं को ट्रेनिंग देते हैं जो ऑलरेडी पढ़े लिखे लोग हैं, ऑलरेडी अच्छे अच्छे ओहदों पे काम कर रहे हैं। तो आप सोचिए, अगर आप उनके साथ आपको बार बार ट्रेनिंग देनी है, काम करना है, तो फिर आपके अंदर ना सब्सटेंस होना बड़ा जरूरी है। आजकल क्या है रावत साहब, आजकल लोगों के पास ना थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता है, ज्यादा किसी चीज के बारे में नहीं पता है। तो लोगों में ना आजकल विड्थ बहुत है, डेप्थ नहीं है। ओके, विड्थ बहुत है, डेप्थ नहीं है। विड्थ बहुत है, मतलब चौड़े बहुत फैले हुए हैं, लेकिन डेप्थ नहीं है। तो मेरी एडवाइस तो यही है, देखिए हमें 25 साल हो गए हैं, लगे हुए हैं हम अब तक। आपको ना अपने किसी एक सब्जेक्ट पे डेप्थ पढ़ानी चाहिए, और अगर ट्रेनिंग कर रहे हो तो थोड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में जितना भी ज्ञान बढ़ा सके, जितने भी टूल टेक्निक सीख सकें पहले, वो जरूरी है। तो हमारा जो ट्रेन द ट्रेनर और जो बाकियों का ट्रेन द ट्रेनर है, बाकियों का मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन हम ना ऐसी टेक्निक्स बताते हैं, ऐसी ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बताते हैं, जिनको जानने के बाद आप वाकई में जब आप किसी से बात करेंगे ना, तो उसको लगेगा कि अरे अच्छा, हाँ, इनके पास सब्सटेंस है, ये ऐसे ही हवा में या कोई वीडियो देख के बात नहीं कर रहे। तो 5 दिन के प्रोग्राम में कवर करते हैं हम उसमें वो टेक्निक्स और टूल्स को कवर करते हैं, जिसके कारण फिर जो हमारा बनाया हुआ ट्रेनर है, वो ट्रेनर फिर कॉर्पोरेट जगत में अच्छी खासी कमाइयां कर रहे हैं जी लोग। ग्रेट। तो सर ने अपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में और अपने लिंक्स और साइट के बारे में सर ने बताया, तो एक बार आप जाके चेकआउट जरूर कर सकते हैं। सर, एक अगला सवाल, बिजनेस कल्चर आज के समय में बहुत फैल रहा है, हर कोई बिजनेस करना चाहता है कि जी मैं बिजनेस करूंगा। उसने 3-4 शार्क टैंक के अपने एपिसोड देखे, उसने अपनी जॉब में लात मारे, उन्होंने कहा जी मैं तो बिजनेस करूंगा, और 4 दिन बाद वो वही जॉब को दोबारा ढूंढ रहा होता है। लेकिन सर, बिजनेस के अंदर सबको जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है टीम मैनेजमेंट। लोगों से अपना काम कैसे करवाएं, अपने बिजनेस का काम कैसे करवाएं। तो सर, ये टीम मैनेजमेंट का जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर एक व्यापारी को अपनी टीम को मैनेज करना हो तो कैसा उसका व्यवहार होना चाहिए कि ताकि वो दूसरों से अपना काम निकलवा सके अपनी टीम से। तो टीम मैनेजमेंट को कैसे करें? देखिए, टीम मैनेजमेंट के लिए जो सबसे पहली चीज ये है कि आपको जो अपनी कंपनी है जहां आप काम कर रहे हैं, उसका ना जो कल्चर है उसकी स्टडी करनी चाहिए कि मेरी कंपनी का कल्चर कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल, कई लोग हो सकता है बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो मेरी कंपनी के लिए ठीक नहीं है। मेरी कंपनी की जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मेरी जॉब प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए मुझे इतना पढ़ा लिखा, इतना टैलेंटेड आदमी चाहिए ही नहीं था। तो हर कंपनी का ना एक कल्चर होता है, हर कंपनी की एक रिक्वायरमेंट होती है। आपको हायरिंग करते समय ध्यान रखना। लोग गलती क्या करते हैं, बड़े अच्छे लोग हायर करते हैं, लेकिन वो कल्चर से मैच नहीं होते, और फिर उसके बाद आप सोचो कि आप इसको ट्रेनिंग देके ठीक करो, तो उसमें फिर थोड़ा समय लग जाता है। तो जहां पर भी हमारी चलती है, जिन भी कंपनीज में, हम उनको पहले कहते हैं कि आप पहले ना अपना कल्चर स्टडी कर लो, कल्चर की रिक्वायरमेंट समझ लो, उसके हिसाब से हायरिंग करो। जैसे कई जॉब प्रोफाइल ऐसी है जिसमें आपको चाहिए ही नहीं क्रिएटिव आदमी। आपको ऐसा आदमी चाहिए जो भाई साहब 8 घंटे बैठ के कंप्यूटर के आगे टिक 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 करता रहे और मस्त होके शाम को घर जाता है। आपकी जॉब प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट ऐसी है, तो उसमें फिर आप बाकी लक्षण ना ढूंढो ना। उसको क्रिएटिव क्यों होना चाहिए? उसको क्रिएटिव क्यों होना चाहिए? अच्छा, अगर आप R&D में बंदा रख रहे हो तो फिर आपके उसको बंदा चाहिए कि जिसका थोड़ा क्रिएटिव साइड एक्टिव हो। तो फिर उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू में, हायरिंग के समय आपको JDs बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्या टेस्ट करना है वो क्लियर होना चाहिए, तब जाके अच्छी टीम बनेगी। तो एक बार अगर आपने ये कर लिया तो उसके बाद फिर देखिए, बना बनाया आदमी कभी नहीं मिलता। आपको थोड़ी पेशेंस चाहिए, जो मैंने पहले भी कहा है। आपको व्यक्ति को ना डेवलप करना होता है अपने साथ। तो उसके लिए फिर वही है 3 चीजें, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन। जिस टीम में ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है, कम्युनिकेशन है, और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी। हर आदमी की अकाउंटेबिलिटी क्लियर होनी चाहिए कि आपको ये करना है, हाँ, कि ये काम करना है, इतने समय में करना है, इतने रिसोर्स यूज करके करना है, और अगर नहीं करते तो फिर क्या क्या होगा वो भी क्लियर होना चाहिए पहले से, एग्रीमेंट में सबसे पहले से। तो रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, अकाउंटेबिलिटी, अगर ये 4 चीजें हम ध्यान रखें तो टीम डेवलप हो सकती है। ग्रेट सर। ये सर टीम मैनेजमेंट को लेकर जो आपने 3-4 चीजें बताई, ये बहुत काम आएंगे लोगों को। और टीम मैनेजमेंट करने में सर, आजकल लोग टीम को मैनेज करने में
वो खुद ही बेचारे मैनेज हो जाते हैं, लेकिन टीम मैनेज कभी नहीं हो पाती। तो आपने जो भी बताया ये बहुत शानदार बात सर आपने कही। एक सर सबसे बड़ा पॉइंट सर, पूरी दुनिया सर हैप्पीनेस के पीछे भाग रही है कि जी हम हैप्पी नहीं है, हम खुश नहीं है, पैसे तो कमा लिए तब भी जिंदगी में खुशी नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ खुशी चली गई। तो सर अगर किसी को रियल में हैप्पीनेस चाहिए, आपका सर कोड भी है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो सर अगर किसी को खुशी चाहिए जिंदगी में, अगर उसे खुशी नहीं मिल रही है, तो कैसे अपनी हैप्पीनेस को ढूंढे वो? देखिए हैप्पीनेस, देखिए हेल्थ जो है ना, हेल्थ समझ आती है। जैसे आप हेल्दी हैं कि नहीं, मैं हेल्दी हूं कि नहीं, उसका टेस्ट है। ओके, टेस्ट ब्लड दे दो, पता चल जाएगा हेल्दी हो कि नहीं। आपको अभी ट्रेडमिल पे दौड़ाते हैं, पता चल जाएगा हम हेल्दी हैं या नहीं है। ठीक, रिस्पेक्ट है, वो भी टेस्ट है। रिस्पेक्ट भी पता चल जाएगा कि आपकी कितनी रिस्पेक्ट है, मेरी कितनी रिस्पेक्ट है, वो भी टेस्ट हो जाती है। हैप्पीनेस का कोई टेस्ट नहीं है कि कोई आदमी कितना हैप्पी है, कितना हैप्पी, सिर्फ टेस्ट नहीं है। मर्सिडीज में बैठा हुआ आदमी भी दुखी हो सकता है, रिक्शा चलाता आदमी भी खुश हो सकता है, जिसके नंबर अच्छे नहीं आए वो भी बड़ा मस्त दिखता है कई बार। अच्छा, जिसके 2-3 नंबर कम रह गए वो बड़ा दुखी दिखता है। तो हैप्पीनेस जो है ना, बड़ी एम्बिगुअस टेरिटरी है, बड़ी कंफ्यूज्ड टेरिटरी है, इसकी कोई एक परिभाषा नहीं है। कुछ लोग, जैसे मेरे पिताजी ने बहुत सारी चीजें मुझे सिखाने की कोशिश की, पता नहीं मैं सीखा कि नहीं सीखा, लेकिन एक चीज ना उन्होंने बार बार कही, बार बार कहते यार आदमी ना, देखो पैसा तो कोई भी कमा लेता है, इज्जत कमानी मुश्किल होती है। पैसा तो कोई भी कमा लेता है, ऐसा थोड़ी है, पैसा तो मतलब आ जाते हैं पैसे, कह रहे, लेकिन इज्जत कमानी मुश्किल होती है। अच्छा, अब हमने बचपन से सपोज अब ये सुना है, तो अब मेरी डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस क्या है? रिस्पेक्ट। अगर मेरे को रिस्पेक्ट, मुझे लगता है कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, आई कैन नॉट बी हैप्पी। लेकिन सपोज किसी ने ये सुना है सारे जीवन में कि अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, तो उसके पास जब तक अधिक पैसा नहीं आ जाएगा वो तब तक कुछ नहीं होगा, चाहे आप उसको बाकी कितनी रिस्पेक्ट देते रहो, कितना ही कंफर्टेबल चेयर दे दो, पर आपने उसको पैसा नहीं बढ़ाया तो वो खुश नहीं होगा। अच्छा, किसी किसी के लिए जो है जो पहले आप कह रहे थे काम ना करना पड़े और काम हो जाए, वो उसके लिए हैप्पीनेस ये है कि मैं पढ़ा रहा हूं और कोई और काम कर जाए, मेरे लिए काम। तो आलसी आदमी की डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस अलग है। अच्छा, बीमार आदमी की हैप्पीनेस है हेल्थ, तो ठीक हो जाऊं। जिसकी शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे, वो कह रहा भाई साहब बच्चा हो जाए मैं खुश हो जाऊंगा। जिनके हो रखे हैं वो उसी कारण से दुखी हैं कि ये क्या पैदा हो गया है। तो हैप्पीनेस की ना कोई एक परिभाषा नहीं है, और ये आपकी और मेरी भी समय समय पे बदलती रहती है। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस हैप्पीनेस के झंझट में ना पड़ो। आप एक चीज पता करो, गुरुदेव आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, और हैप्पी रहना आपका पर्पस है नहीं। हिंदुस्तान का, खासकर हिंदुओं का, क्योंकि मुझे बाकियों का नहीं पता, किसी शास्त्र में बता दो अगर लिखा हो कि मानव जीवन का मकसद खुश रहना है, किसी भी एक शास्त्र में आप मुझे बता दीजिए कि मानव जीवन का मकसद है खुश रहना। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि मानव जीवन का मकसद दुखी रहना है। हमें बताया होगा, शास्त्र कहेंगे मोक्ष है आदमी का मकसद, मोक्ष आदमी मकसद है ना। मानव जीवन का अल्टीमेट मकसद है कि भैया मोक्ष को प्राप्ति हो, जन्म मरण के झंझट से मुक्ति हो जाए, ये तो हमने पढ़ा है। पर आदमी का पर्पस खुश रहना है, ये कहीं नहीं पढ़ा हमने, ये बाद में किसी ने डाले हैं हमारी खोपड़ी में जबरदस्ती। देखिए, मैं अपना बता सकता हूँ, मैं कब कब खुश होता हूँ मुझे पता है। मैं जब जब काम कर रहा हूँ, जैसे मैं इस वक्त बड़ा खुश हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं सुबह नहा धो के आया हूँ, अच्छे कपड़े पहने मैंने, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है मैं कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ इस वक्त। आपसे मिलने के बाद मुझे एक परम मित्र के पास जाना है, वो पुलिस विभाग में कार्यरत है, मैं बड़ा खुश हूँ। तो अब मुझे खुशी किससे मिल रही है? अपने एक अच्छे दोस्त से मिलने से खुशी मिल रही है, मुझे अपना काम करने से खुशी मिल रही है। अच्छा, ये चीजें मुझे क्लियर दिखती हैं, तो मेरा फोकस क्या होना चाहिए? व्हाट इज माई पर्पस? माई पर्पस इज टू ऐड वैल्यू। जब तक मैं वो नहीं करता मुझे खुशी नहीं मिलती। जैसे मैं कहता रहा हूँ, आज परमात्मा की कृपा है, अगर मैं आज सोचूं कि भाई साहब मैं पूरी सर्दियां छत पे बैठ के मूंगफली खाऊंगा, हाँ आराम से कर सकता हूँ, कुत्ते सहला सकता हूँ, पर मुझे खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन हो सकता है कई लोगों के लिए ये डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस हो। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, आप अपने अपने पर्पस ढूंढो। मेरी वाली हैप्पीनेस आपको हैप्पीनेस नहीं देगी, आप अपना ढूंढो। जैसे हो सकता है कईयों को हैप्पीनेस ये मिलती है कि यार उस बंदे से, जैसे जो कुंवारे होंगे, कि बस उसके साथ आधा घंटा बैठने को मिल जाए, तो भाई तेरा पर्पस अलग है हैप्पीनेस का। तो आप अपने अपने देखो, व्हाट इज योर पर्पस, मतलब व्हाट ब्रिंग्स यू आउट ऑफ द बेड। क्या चीज है जो आपको गति देती है? तो मुझे गति देती है भाई साहब काम, मेरे को अपना पता है। मैं दुनिया का ठेकेदारी नहीं लेता कि भाई तुम्हें हैप्पी रहने के लिए ये करना चाहिए। मैं अपना बता सकता हूं जी, मुझे काम देता है हैप्पीनेस,
और खुशी मुझे क्या देता है? और ज्यादा काम। जो आपका हमेशा से कल्चर रहा है बचपन से ही। मेरा बड़ा सिंपल है, काम ही काम आता है, वर्क वर्क्स, काम ही काम आता है, बाकी सब कहानियां हैं। वर्क वर्क्स। अगर आपका काम ठीक चल रहा है रावत साहब, आपके वो रिश्तेदार आपको सलाम करेंगे जो कभी दिखते नहीं। और अगर गुरुदेव काम ठीक नहीं चल रहा ना रावत साहब, अपने भी भूल जाते हैं। अरे भाई साहब ऐसे गायब होते हैं लोग जैसे गधे के सर से सींग। हम अभी जर्मनी में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, जहाँ सोशल सिक्योरिटी है। यहाँ भाई साहब अपनी सिक्योरिटी खुद करनी है। अपनी सिक्योरिटी खुद करनी है। तो मैं अपना बता रहा हूँ। तो मुझे तो मेरा पर्पस क्लियर है। मुझे ना परमात्मा से एक ही दुआ है कि भाई मुझसे काम कराओ और मुझे इतनी शक्ति दो, ताकत दो मेरे शरीर में और बुद्धि में कि मैं काम करता रहूं और अच्छा काम करता रहूं, जो इज्जत वाला हो। इज्जत वाला हो, क्योंकि वो बचपन से हमने सुन रखा है रिस्पेक्ट। और वो कब आती है? क्लियर, इफ योर वैल्यू एडिशन इज ग्रेटर देन योर टेक अवे। जितना मिल रहा है जब तब देते हैं। अगर मैं कंपनी में एक प्रोग्राम करके आ रहा हूँ 1 लाख रुपए का एक दिन का, तो फिर मेरी जिम्मेदारी है कि सुनो भैया 1 लाख रुपए तुमसे लिए हैं तो कम से कम तुम्हें 2 लाख रुपए का फायदा तो हो। 20 लाख का हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं इस नियत से भी नहीं जाता और मैं कह जी मैं तो गया और हा करके आ गया और उनको लाभ नहीं हुआ ना, तो देखिए फिर वो काम लंबा नहीं चलेगा ना। बिल्कुल नहीं। तो बड़ा सिंपल है साहब, मैं अपना बता रहा हूं। मुझे हैप्पीनेस मिलती है विद रिस्पेक्ट एंड वर्क, और मेरे वर्क से मुझे रिस्पेक्ट मिलती है। तो मेरी तो दोनों चीजें एक ही है, क्योंकि मेरा काम ही रिस्पेक्ट वाला काम है ना। तो यानी कि सर सबकी हैप्पीनेस की डेफिनेशन अलग अलग है। आप अपनी अपनी ढूंढो। और ये ना उम्र के साथ साथ भी अगर बदलती रहती है तो कोई बात नहीं है। अच्छा। तो आप मेरी बात सुन के अपना चेंज ना करो कुछ, लेकिन आप अपना चेक करो आपको हैप्पीनेस किस चीज में मिलती है। जैसे एक किताब है सक्सेस वर्सेस जॉय, गीत सेठी की किताब है। मैंने पढ़ी थी आज से 20 साल पहले पढ़ी थी। उसमें उसकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे आपने क्रिकेट खेला कभी रावत साहब? जब आपने, अगर बैट्समैन थे आप, बैट्समैन, तो वैसे तो देखिए बॉल हमेशा बैट से ही मारी जाती है, लेकिन ना बैट का एक ऐसा हिस्सा होता है जब वहां बॉल लगती है ना और जो वो आवाज आती है उसको बोलते हैं स्वीट स्पॉट। मतलब वो टक की जब आवाज आती है ना, उसके बाद उस बैट्समैन को पूछो हैप्पीनेस क्या होती है। सो व्हेन यू हिट दैट स्वीट स्पॉट, दैट इज हैप्पीनेस। स्वीट स्पॉट्स। और वो स्वीट स्पॉट देखिए हर बार ही नहीं होता है, चाहे तेंदुलकर ही हो। ये नहीं कि उसने जितनी 100 बॉल खेली 100 की 100 पे स्वीट स्पॉट है ना, लेकिन अच्छा बैट्समैन ना उस स्वीट स्पॉट की तलाश में 100 बॉलें खेल रहा होता है। और वो कभी कभी लगती है, लेकिन वो लगती जरूर है। अगर आप लगे रहे तो वो स्वीट स्पॉट आता है। तो भाई साहब उस गेम में बने रहो, काम में जमे रहो और धुन में लगे रहो, धुन में। जैसे मैं कई लोगों से कहता हूँ कई लोग कहते हैं आप ध्यान करते हो क्या? ध्यान? मैं कहा देख भाई ध्यान नहीं करता मैं जो करता हूं ना उसको ध्यान से करता हूं। इस वक्त मैं आपके साथ बैठा हूं ना रावत साहब, मेरे लिए दुनिया में और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, केवल इस काम के सिवा। इस वक्त मेरे लिए आप ही हो। इस वक्त बस ये पॉडकास्ट ही है जो कुछ है इस वक्त। अभी जब ये कट हो जाएगा उसके बाद फिर मैं जाऊं, मैं वहीं ध्यान से करूंगा। मैं गाड़ी पे ध्यान से चलाता हूँ। प्रेजेंट टाइम में जीना। जो करो उसको ढंग से करो, जो भी करो, वरना करो मत। हाँ, फिर अगर अच्छे से नहीं करना तो उसको ध्यान से करो। और मैं बता रहा हूँ जो आदमी जो भी कर रहा है उसको ध्यान से कर रहा है ना, उसको पता नहीं होगा लेकिन वो ऑलरेडी खुश है। जो आदमी भी खुशी ढूंढ रहा है, एक चीज की गारंटी है, दुखी है। जो अपने काम में व्यस्त है वो ऑलरेडी खुश है। वो ऑलरेडी खुश है, उसको शायद ये इंटेलेक्चुअली पता नहीं है। अगर आप व्यस्त हो, किसी चीज में लीन हो, मुझे नहीं पता आपने कोई एक्चुअल परफॉर्मेंसेस देखी हैं किसी गायक की या डांसर की, जब वो अपनी परफॉर्मेंस में जो रमा हुआ होता है ना उस वक्त आदमी, वो पब्लिक करोड़ों लोग झूम रहे हैं, अरे वो अलग है, लेकिन वो उसको पता होता है कि भाई साहब वो दूसरी जोन में है उस वक्त, अलग आनंद में हो। इसीलिए लोग अरिजीत सिंह की तारीफ करते हैं, क्योंकि जो उसकी धुन है ना वो बाकी गायकों की भी उतनी शायद है नहीं, क्योंकि वो गाता है अपने में गाता है, उसका स्वीट स्पॉट लगता है। तो मेरा यही है भाई साहब, अपने को तो मैं अपनी बता दी है, बाकी सब अपने अपने स्वीट स्पॉट ढूंढेंगे, किस चीज में आपको स्वीट स्पॉट लगता है, किस चीज में आप लीन हो सकते हो, वो काम करो जिसमें आप लीन होके कर सकते हो। अगला सर मेरा एक सवाल है जो कई सारे लोगों के सवालों के जो जवाब हैं आज आप दे रहे हैं, और एक सवाल सर एक ऐसा है जो ट्रेंडिंग में इस समय, अच्छा, वह है टाइम मैनेजमेंट। इसके ऊपर लोग किताबें लिख रहे हैं, कोर्सेज बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। तो सर अब सामने वाले को पता है टाइम मेरे लिए कितना ज़रूरी है, वो तब भी टाइम को वेस्ट कर रहा होता है। जैसे अभी आपने कहा कि जो अपने काम में लीन है, परम सुख आनंद में वही है।
लेकिन ज़्यादातर लोग टाइम को वेस्ट करने में ही परम सुख आनंद लेते रहते हैं। तो टाइम को मैनेज करने में लगे, मुझे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, अपना टू डू लिस्ट बनाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो सर अगर किसी को अपना टाइम मैनेजमेंट करना हो तो कैसे कर सकता है टाइम अपना मैनेजमेंट? देखिए, हम भी वैसे टाइम मैनेजमेंट पे फुल डे का प्रोग्राम करते हैं, पर मैं आपको ना जूस पिलाता हूँ, गन्ना छिलने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज लाइफ? अगर आप किसी से पूछें जिंदगी क्या है, तो ज्यादातर लोग तो बॉलीवुड से प्रभावित है, तो कहते हैं जिंदगी अलाना है, डमकाना है, जिंदगी पहेली है, जिंदगी जुआ है, बहुत कुछ कहते हैं लोग, बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन एक्चुअली जिंदगी क्या है रावत साहब? जिंदगी इज नथिंग बट डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डिपार्चर। इसके बीच की जो धूमधाम है वही तो जिंदगी है। कब आए और कब गए, उसके बीच की टाइमिंग को ही जिंदगी कहते हैं। तो टाइम ही तो जिंदगी है रावत साहब। इस वक्त मैं आपके साथ 2 घंटे की जिंदगी लगा रहा हूं, टाइम नहीं लगा रहा, जिंदगी लगा रहा हूं। और इसके अलावा जिंदगी क्या होती है आप बताइए? टाइम ही तो है, ड्यूरेशन, टेन्योर, दैट इज टाइम। अच्छा, जब मुझे ये क्लैरिटी होगी कि टाइम इज लाइफ, उसके बाद मैनेजमेंट करना अपने आप सीख लूंगा ना। अभी लोगों को क्या लगता है, जैसे ऑफिस में बैठे हैं सपोज और रीले देख रहे हैं, तो उनको लगता है ऑफिस का टाइम चल रहा है, तो मैं बर्बाद कर लेता हूं। और टाइम तेरा ही चल रहा है, लाइफ आप ही की चल रही है, आप ही की चल रही है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप ऑफिस में बैठे हो? लाइफ तो आपकी चल रही है ना। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को ऐसी ऐसी नॉन प्रोडक्टिव चीजों पर लगा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब कहना नहीं चाहिए पर अब आपने पूछा है तो बिल्कुल सर। भाई साहब, लोग 10-10, 15-15 सेकंड की रील देख रहे हैं 2.5 घंटे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 2.5 घंटे रील देख रहा है। 2.5 घंटे रील देखने के बाद जब उठता होगा आदमी, तो तृप्त महसूस करता है क्या कि वाह आज मैंने 2.5 घंटे रील देखी? कोस रहा होता है थोड़ा, यार दिन खराब हो गया, टाइम खराब हो गया, पता नहीं, आंखें कमजोर हो रही हैं, सर्वाइकल का इशू हो रहा है, कमर के इशू हो रहे हैं लोगों के, राइट? लेकिन वो अगले दिन फिर लेके बैठ जाता है, वो लूप में फंस गया। हाँ, तो एक अभी मैंने एक प्रोग्राम में ऐसे ही कहा, मैं कहा यार ये 2.5 घंटे नहीं, ऐसे मत किया करो। तो एक कहता जी आपकी भी तो रील है। तो मैं कहा भाई मेरा भी ना रामदेव वाला हिसाब है। रामदेव कहता देखो प्राणायाम करो, योगा करो, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब तुम मानते तो हो नहीं, योगा करते नहीं, तो दवाइयां तुमने खानी है, तो फिर मेरी वाली खा लो। तो भाई मेरी रील भी मत देखो। मैं कह रहा हूं यार ये रीलें वीले 15 मिनट रखो, दिन में 15 मिनट रखो सोशल मीडिया के लिए। पता नहीं अब आपको ये बात सुन के बुरा तो न लगे, लेकिन सोशल मीडिया के लिए होने चाहिए 15 मिनट। हाँ, अगर आप जैसे आपका तो ये फुल टाइम काम है ना, तो फिर आप तो इसमें सारा दिन लगाते हो, तो आपका ये काम है। लेकिन मैं अगर सपोज क्रिएटर नहीं हूं और मैं 2.5 घंटे, मतलब कई लोग ना फेसबुक का मतलब मुझे लगता है बेसमेंट ढूंढ रहे हैं कि कितना नीचे तक जाता है। अबे खानदान के टाइम खत्म हो जाएगा, इसकी बेसमेंट नहीं मिलेगी, इतना कंटेंट है। हाँ, अच्छा, कई लोगों को क्या लगता है जी मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, मैं कहा ओ भाई तू इस कंपनी में नहीं, तू मेटा के लिए काम करता है, तुझे पता नहीं है। फुल टाइम काम कर रहा है। जिस कंपनी से तनख्वाह लेता है ना आदमी, उससे तो छुट्टी लेता है, मेटा से छुट्टी नहीं लेता। भाई साहब सारा दिन उस पर लगा हुआ है, उसको सब पता है तुम्हारे बारे में। सोच के देखिए। अच्छा, और हैरानी की बात देखो, आप और मैं एक दूसरे पर कितना ध्यान देते हैं पता नहीं है, पर हम जो अभी बात कर रहे हैं ना, अगर फोन यहाँ रखा है वो ध्यान दे रहा है। कौन क्या बात कर रहा है? वो ध्यान दे रहा है, सब सुन। क्यों? वो उसी से रिलेटेड चीजें आपको फिर दिखाना शुरू करता है। एंड गेस व्हाट, आपका टाइम ड्रेन होता है। तो जिस लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना है ना, उनके लिए एक चीज है, उसके बिना इनका टाइम मैनेजमेंट हो नहीं सकता, और वो ये है सोशल मीडिया पे 15 मिनट से ज्यादा ना रहें। बस सर, यहाँ तो 15-15 घंटे रहते हैं लोग। दैट्स व्हाट, जो आदमी सोशल मीडिया पे इतने समय पर है उसका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास टाइम, एनर्जी, अटेंशन तो खत्म हो गया ना। तो वो तो काम को टालेगा, फोकस नहीं हो सकता वो। बल्कि ये किताब है डोपामिन डिटॉक्स। इस किताब को लोगों को पढ़ना चाहिए और उनका काफी लाभ होगा। अच्छा, जितनी भी किताबें मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, देखिए मेरी किताबें नहीं है, लेकिन ये अच्छी किताब है, तो इनको लोग पढ़ेंगे तो उनका लाभ होगा। जैसा कि मैंने कहा, एडिंग मोर वैल्यू देन टेक अवे, राइट? तो जो हमें सुनने में अगर समय लगा ही रहा है, हमारे मना करने के बावजूद अगर रीले देख रहा है, तो भाई डोपामिन डिटॉक्स पढ़ लो। लेकिन सर, इस तरह के पॉडकास्ट जो देख रहे हैं, जो उसकी लाइफ में एक वैल्यू का काम कर रहे हैं, मतलब एक वर्कशॉप चल रही है उसकी 2 घंटे। हाँ, 15 मिनट, आज 15 मिनट देखे, कल 15 मिनट देखे, एक दिन में 2 घंटे इस पे लगाने की जरूरत नहीं है गुरुदेव, ऐसा ना करें। 15 मिनट से ज्यादा सोशल मीडिया को मत दीजिए।
अगला सर मेरा एक सवाल है, लोग सफल होना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल माइंडसेट अपना बनाना चाहते हैं, क्योंकि सफलता के लिए माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। पहले माइंड सेट होगा, फिर उसके बाद ज़िंदगी सेट होती है। तो ज़्यादातर लोग सर माइंडसेट को बना ही नहीं पाते कि सफलता के लिए माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इतने समय से इस इंडस्ट्री में हैं, लोगों को आप सफल बनने की बातें लोगों को समझाना बताना, तो सर अगर किसी को अपना माइंडसेट सफलता के लिए प्रिपेयर करना हो तो वो कैसे कर सकता है? सबसे पहले ना, ये जो माइंड सेट है, माइंड सेट का मतलब क्या है? माइंड जो है सेट हो चुका है ठीक है, माइंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ओके, माइंड सेट नहीं होना चाहिए। माइंड शुड बी फ्लेक्सिबल, ताकि आप नई अपॉर्चुनिटी देख सकें, नया कुछ सीख सकें। आप ये मान के ना चलें कि जो होना था वो अब तक हो ही चुका है, अभी बहुत कुछ होने की संभावना है, राइट? तो माइंड को सेट ना रखें, माइंड को फ्लेक्सिबल रखें। माइंड नंबर को 1 फ्लेक्सिबल रखें। हाँ। नंबर 2, सक्सेस की भी देखिए फिर अलग अलग लोगों की अलग अलग डेफिनेशन। डिक्शनरी कहती है सक्सेस का मतलब है अचीवमेंट ऑफ गोल, लेकिन डिक्शनरी ये नहीं कहती किस तरीके का गोल। जैसे अगर एक आदमी आज बीमार है, उससे आप पूछिए सक्सेस की डेफिनेशन, वो कहता है भाई बस किसी तरह फिर दोबारा पहले जैसा हो जाओ, तो वो उसकी सक्सेस की डेफिनेशन। बिल्कुल। किसी की शादी नहीं हो रही, वो सोच रहा है शादी हो जाएगी तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो इससे नहीं फर्क पड़ता कौन सा गोल। तो डिक्शनरी कह रही है अचीवमेंट ऑफ गोल इज सक्सेस। अच्छा, किसी आदमी का गोल है कि मुझे अपना 100 रुपए का फटा नोट चलाना है आज वो इसीलिए निकला हुआ है, तो उसका गोल है 100 का फटा नोट चलाना है, और वो शाम को सक्सेसफुल फील करके आता है। आप उस पर हंस सकते हैं, लेकिन उसका गोल ही यही था। अच्छा, कईयों का गोल है कि आज सारा दिन मैंने कुछ काम नहीं करना, और सारा दिन काम नहीं किया, तो वो सक्सेसफुल फील कर रहा है शाम को। तो सक्सेस की देखिए कोई एक डेफिनेशन है नहीं। हाउएवर, जो मैं अपना बता रहा हूँ, कईयों को गलत लग सकता है, जो आदमी शाम को ना सिर ऊंचा करके घर जाता है और शाम को सुकून से सो जाता है, वो कामयाबी है, शायद उसको पता नहीं है। देखिए, जो शीशे में अपने आप को देख सकता है ना सर ऊंचा करके, अपने परिवार की आंख में आंख डाल के देख सकता है कि मैं अपनी जो रोटी लेकर आया हूँ ना घर पे, वो मेरी खून पसीने की है, मेहनत की है, मैंने चोरी चकारी नहीं की है, कहीं किसी को कुछ चिपकाया नहीं है, वैल्यू ऐड करके आया हूँ, हाँ, मेहनत करके आया हूँ। जैसे कोई वर्कर है, वो भाई साहब सारा दिन 8-10 घंटे मशीन के आगे रह के आया है, तो अपना पसीना पसीना होके आया है, उसके जो पसीने की सुगंध आ रही है ना भाई साहब, और वो जब घर जाता होगा, चाहे वो प्याज में रोटी खाता होगा, वो भाई साहब वो कामयाब है, क्योंकि इज्जत की जिंदगी जी रहा है। उसको नहीं डर लगता कि ओ कहीं हल्की सी आवाज होगी तो कोई मेरे यहाँ तो नहीं रेड हो रही है। तो जो भाई साहब जिसके पास जीवन में रिस्पेक्ट है, घर वालों का साथ है, और रात को नींद सुकून की आ जाती है, दवा नहीं खानी पड़ रही है, दवा नहीं खानी पड़ रही, वो आदमी कामयाब है। बाकी तो जीरोस का खेल है। मेरी कमाई में और मिस्टर अंबानी की कमाई में कुछ जीरोस का ही तो फर्क है। उनके 1-1.5 लाख जीरो फालतू होंगे लेकिन हमारा खाली जीरो थोड़ी है। हमारा तो भी कुछ है नहीं हमारा। और सबसे बड़ी बात है भाई साहब, मेरे पास पिछले 15 साल हो गए 1 रुपए का कर्जा नहीं मेरे ऊपर। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, 1 रुपए का कर्जा नहीं है। तो अंबानी पे तो कर्जा भी होगा, कर्जा भी होगा। तो फिर और बाकी तो जीरोस का खेल है, ये तो खत्म कभी हुई नहीं है। तो ये हमारा भी बढ़ ही रहे जीरोस, कम नहीं हो रहे। लेकिन बाकी सब जीरोस का खेल है, वो चलते रहेंगे, वो जीरो आगे आगे बढ़ते रहेंगे, वो ठीक है। लेकिन रिस्पेक्ट और सुकून, अगर मैं कोई ऐसा काम करके जीरो बढ़ा रहा हूँ जिससे मैं सुकून खो देता हूँ और मैं रिस्पेक्ट खो देता हूँ, ऐसे जीरो अपने को नहीं बढ़ाने। अब ये बात सही है गलत है मुझे नहीं पता, पर ये पिताजी ने हमारी खोपड़ी में ना कील की तरह ठोकी हुई है। वही आज काम भी आ रही है। अब वो काम आ रही है, जितना आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन अब यही कारण है शायद कि कई कामों को ना हम नो कह देते हैं कि हम नहीं करेंगे रिस्पेक्ट, क्योंकि मुझे ना उसमें वो लगता है कि यार इसमें ना इस पे थोड़ा प्रश्न चिन्ह आ सकता है, क्वेश्चन मार्क। तो हम 36 चीजें ऐसी छोड़ देते हैं कि नहीं ये नहीं करनी अपने। तो जिस आदमी के पास, मैं कह रहा हूँ जी, वो जिसका सर ऊंचा है ना और चैन से सो रहा है रात को, परिवार है जिसके पास, अरे भाई साहब अगर आपके पास परिवार है कितनी बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है। आजकल आपको पता है शहरों में जॉइंट फैमिली किसको कहते हैं? अगर हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रह रहे हैं उसको जॉइंट फैमिली कहते हैं क्योंकि इकट्ठे रहना मुश्किल हो गया है, बंधन बन गए हैं, संबंध कम हो रहे हैं, बंधन ज्यादा। तो जिनके पास संबंध हैं, रिस्पेक्ट है, और ऑफ कोर्स धन भी इतना तो होना चाहिए कि आपकी जरूरतों के लिए आपको इधर उधर ना देखना पड़े। तो वो अगर रिस्पेक्टफुल तरीके से आप कर रहे हैं और सुकून है, तो भाई साहब आप सक्सेसफुल आदमी हैं, मौज करो। यानी कि सर माइंड को सेट नहीं करना, माइंड को फ्लेक्सिबल रखना है, नया नया सीखना है, हमेशा अलर्ट रहना है, और रिस्पेक्ट, इज्जत पे आंच नहीं आने देनी। क्या बात है सर। ये सर मैं ये इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर ये
कई बार सबने कहा रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, तो मेरे दिमाग के अंदर भी घुसने लग गई है कि रिस्पेक्ट ही सब चीज़ होती है। क्या बात है सर। जैसे मतलब आप देखिए कई लोग आजकल इसलिए फेमस है क्योंकि वो माइक पे गालियां देते हैं। अब यार मुझे नहीं पता, कल्चर सा हो गया सर, कूल कल्चर सा हो गया। हाँ, यंग जनरेशन का कुछ होगा। अब हमें तो बुढ़ापा आ गया है, तो खैर। पर मुझे नहीं समझ में आता कि गालियां देने वाला तो चलो पैसे कमा रहा है, उसका मुझे समझ आता है। जो सुन रहे हैं गधे गालियां सुन रहे हैं, उसके पैसे दे रहे हैं मतलब अगर मुझे गालियां बोल के पैसे कमाने हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, ऐसा थोड़ी कि गालियां सीखने के लिए मुझे कहीं यूनिवर्सिटी जाना है। मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, गालियां देना तो हमारा नेचुरल तरीका है। क्या बात है। एक सर सवाल जो अभी हमने बात की रिस्पेक्ट के बारे में, लोगों के अंदर सर गुस्सा इतना भरा हुआ आज के समय में, लोग एंगर मैनेजमेंट के कोर्स भी करते हैं, हेल्थ पर ध्यान भी दे रहे हैं, किताबें भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी उनका एंगर मैनेज नहीं हो पाता। गुस्सा इतना भरा हुआ है लोगों के अंदर, हर किसी की गाड़ी लग जाए, टच हो जाए, वो लड़ने को, उतार के मारने को तैयार हो जाता है। कितने ऐसे केसेस निकल के आते हैं कि रोड रेंज में ये हो गया वो हो गया। तो सर घर के अंदर भी, व्यापार के अंदर भी, सड़क के ऊपर भी लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है। तो अगर किसी को सर अपना एंगर मैनेजमेंट करना हो, वो कैसे कम कर सकता है, कैसे अपने आप को इस जाल से बचा सकता है? इसका जवाब बड़ा लंबा है, पर मैं आपको फिर थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए, जो आप रोड रेज की बात कर रहे हैं ना, रोड रेज का कारण ये है, उन लोगों ने भी गाड़ियां ले ली हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ईएमआई का फ्रस्ट्रेशन, ऑफ कोर्स। अरे ईएमआई निकालनी भारी हो रही है और ऊपर से तूने डेंट डाल दिया तो पैसे की तो कमी, गुस्सा तो आएगा ना यार। मतलब एंगर पैसे की कमी से निकल रहा है। एंगर इज बिकॉज ऑफ योर pretensions. Pretension leads to tension. जैसे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, हमारे फादर साहब ने हमें हमेशा बताया है कि जो आपकी एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटस है उससे एक स्टेप नीचे का जीवन जिए। जो एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटस है उससे एक स्टेप नीचे, 2-3 स्टेप ऊपर का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तो उससे क्या होता है, जैसे अब हम कार चला ही रहे हैं ना, कब से चला रहे हैं, पर जैसे मैंने कहा मैं 15 साल से कर्जा मुक्त हूँ, मेरी कोई गाड़ी की ईएमआई ड्यू नहीं है, मेरा कोई घर, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई एक रब दी मेहर है, 1 रुपए का कर्जा नहीं है अपने ऊपर। तो वो गाड़ियों पे दिल्ली में तो आपको पता है जी, लगता है आप आराम से चला रहे हो, पीछे वाला जल्दी में है, वो ठा मारता हो। अच्छा, मेरे साथ पर्सनली, मेरे साथ 4-5 बारी हो चुका है। पर मैं गाड़ी से उतरता भी नहीं कि कहीं कोई सोचे कि कोई लड़ने आ रहा है। देखिए, मुझे एक चीज का पता है कि ये घर से मेरी गाड़ी ठोकने तो निकला नहीं था, गलती से ही हुआ होगा, झपकी आई होगी, पैर दब गया होगा, पर मेरी गाड़ी ठोकने थोड़ी निकला है। और गाड़ियां इंश्योर्ड है आजकल, हो जाएगा इंश्योरेंस में, ना भी होगा 5-10 करा लेंगे। अरे अगर मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता तो मुझे इस गाड़ी में बैठने की क्या जरूरत है। तो हमारा बड़ा सिंपल है, एक तो लोगों को रोड रेज थोड़ा, एक तो इस कारण से भी हो रहा है, दूसरा इस कारण से भी हो रहा है कि अगर मैं बाहर नहीं निकला तो कहीं वो ये ना सोचे मैं डर गया, ईगो। अच्छा, उस आदमी को मैं जानता भी नहीं, वो क्या सोचे मैं इतना लोड क्यों ले रहा हूँ मुझे आज से पहले दिखा नहीं, आज के बाद दिखना नहीं है। वो मेरे बारे में सपोज ये सोच रहा है कि ये डर गया, डर के मारे नहीं उतरा। सोचने दे, जीतने दो उसको लगने तो जीत रहा है। पता क्यों, मुझे किसी ढंग की जगह पहुंचना है। मैं इसके साथ उलझ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो एक्चुअली जनरली द एंगर 2-3 कारण है। नंबर 1 कारण ये है कि लोगों के अंदर ना एक तो हेल्पलेसनेस फील होती है। जब आदमी हेल्पलेस फील करता है तो गुस्सा दिखाता है। जब उसको समझ आता है और कोई तरीका ही नहीं है स्थिति से बाहर निकलने का, तो वो गुस्सा करता है। जैसे जितना कमजोर आदमी होगा, आप देखना गुस्सा उतनी जल्दी करता है। क्यों? ताकि वो दिखाना चाहता है कि ताकि तुम मुझ पर हावी ना हो जाओ। जो सक्षम आदमी है वो पहले गुस्सा नहीं करता, वो कहता है तुम करके देख लो। राइट। तो एक तो ना हेल्पलेसनेस से गुस्सा आता है। तो अपनी हेल्पलेसनेस पे काम करो, बजाय इसके कि आज मैं इस पे गुस्सा कर रहा हूँ, कल उस पे गुस्सा कर रहा हूँ। तो अपनी जो थोड़ी कमजोरियां हैं उस पे मजबूत करने पर ध्यान दो, रादर देन गुस्सा करो। लेकिन सर जिनके पास पैसा भी आती है, वो कर्ज मुक्त भी है, कई ऐसे लोग हैं कि जो तब भी वो फिर दूसरा कारण है। फिर वो दूसरा कारण उनका ये है कि अब उनके अंदर वो एक वो आ जाती है कि वो किसी के साथ भी ऊंची आवाज में बात कर सकते हैं। अहंकार। तो एक वो अहंकार आ जाता है। वो तब तक चलता है जब तक उनको दूसरा डैडी नहीं मिल जाता कोई। देखिए, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ एक बात ध्यान रखो, बिना बाप का दुनिया में कोई नहीं है। कोई सोचे कि मैं खुद ही पैदा हो गया हूँ, ऐसा तो है नहीं। तो पापा सबका है, कईयों का आज तक चल रहा है, इसका मतलब तेरा पापा भी मिला नहीं है। जिस दिन मिल गया, तो ऐसी गलत आदत मत रखो, और खासकर हमारे दिल्ली एनसीआर में ऐसी आदत मत रखो। कोई ना कोई पापा मिला ही होता है। तो ये हर जगह शोषा, दिखावा। एक्चुअली मैं क्या बताऊं, जब फिर वो सोशल मीडिया पे आ जाएगी, दिखावे का जमाना है। हर चीज दिखावे की। अच्छा, हर चीज दिखाने के लिए हो रही है।
एक्चुअल होना उससे कोई लेना देना नहीं, जरूरत के हिसाब से नहीं हो रही है। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा प्रिटेंशन है, ऑल प्रिटेंशन लीड्स टू टेंशन। जितना आदमी के जीवन में दिखावा ज्यादा है उतना वो तनाव में ज्यादा है, जितना तनाव में ज्यादा है उतना गुस्सा ज्यादा करेगा। गुस्सा मुझे भी आता है, ऐसी बात नहीं है कि मतलब ये तो झूठ होगा मैं कहूँ मुझे गुस्सा नेचुरल फिनोमेनन है, नहीं नेचुरल है, हमें भी गुस्सा आता है, लेकिन अब मैं करता कम हूँ, अब मैं करता कम हूँ। हाँ, मतलब अब आपको मुझे गुस्सा दिलाने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पहले कम करनी पड़ती थी, पहले छोटी छोटी बात पे भी आ जाता था, पर अब रियलाइज हो रहा है कि ये तो अपनी हेल्पलेसनेस है, अपना ईगो है, अपना अहंकार है। अगला सर मेरा एक सवाल है, बहुत सारे लोग अपने ना पुराने बिलीफ को तोड़ नहीं पाते। अगर वो किसी गरीब पृष्ठभूमि से आए हैं और आज अगर सफल बनना चाहते हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं हमारी तो किस्मत यही है, और वो उनका बिलीफ बन जाता है कि मैं ऐसा ही रहूंगा क्योंकि मेरे पास्ट के जो लोग रहे, जो मेरी फैमिली रही है, जो मेरे इतिहास रहा है वो भी ऐसा ही रहा है। अगर सर किसी को अपना बिलीफ अच्छा करना हो कि मुझे कामयाब बनना है, आगे बढ़ना है, पुराने बिलीफ को तोड़ना है, तो सर वो कैसे कर सकता है ताकि उसके अंदर नेगेटिव थॉट ना आए और वो उसको आगे बढ़ने से न रोके पीछे? देखिए, यहाँ मैं चाहता हूँ लोगों को एक हम लोग बताते हैं, एक होता है रिजल्ट पिरामिड, एक थ्योरी है रिजल्ट पिरामिड। तो रिजल्ट पिरामिड क्या कहता है कि जो रिजल्ट्स हैं वो आते हैं एक्शन से, लेकिन जो एक्शन है जो आपने भी कहा है वो आते हैं बिलीफ से। जैसे अगर किसी का अपने बारे में ये बिलीफ है कि क्योंकि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो कामयाब होने के लिए तो अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, तो अब अगर ये बिलीफ है तो वो फिर कई अपॉर्चुनिटीज को मिस करेगा इंग्लिश ना आने के चक्कर में। तो लेकिन अब ये बिलीफ है उसका, अभी ये बिलीफ क्यों है? क्योंकि उसके नीचे जो बिलीफ बनता है वो कैसे बना होगा? एक्सपीरियंस के कारण, या तो उसके आसपास के लोगों ने बार बार कहा है, स्कूल में टीचरों ने कहा होगा, या माँ बाप ने कहा होगा, समाज ने बार बार बताया होगा कि जिसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है वो पढ़ा लिखा नहीं है, या उसको अक्ल नहीं है, या वो एजुकेटेड नहीं है, जिसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। अब ये बार बार आपके एक्सपीरियंस में आया कि अंग्रेजी अच्छी नहीं है, अंग्रेजी अच्छी नहीं है, अंग्रेजी, उसके कारण एक बिलीफ बन गया। और जब बिलीफ बन गया तो जहां फिर अंग्रेजी आपको ज्यादा दिखेगी वहां से आप थोड़ा दूर दूर रहोगे, एक्शन लोगे, अंग्रेजी से दूर रहोगे। अब जब दूर रहोगे तो फिर रिजल्ट फिर वैसे ही आते रहेंगे। तो अगर ये पिरामिड आप ध्यान से देखें, ऊपर रिजल्ट, नीचे एक्शन, उस एक्शन के नीचे बिलीफ, लेकिन बिलीफ के नीचे एक्सपीरियंस। तो अगर मुझे बिलीफ चेंज करना है तो क्या करना होगा? जैसे बिलीफ बना था ना एक्सपीरियंस से, तो अब मुझे अपने आप को कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस देने होंगे, कुछ डिफरेंट एक्सपोजर देने होंगे, तब जाके वो बिलीफ चेंज होगा। नहीं तो ऊपर की हवाई बातें हैं, बिलीफ चेंज नहीं होते। यू नीड टू हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट एक्सपोजर। तो क्या करना पड़ेगा आपको? ऐसे लोगों से आपको मिलना होगा जिनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है लेकिन वो कामयाब है। उनकी जीवनी पढ़नी होगी, उनके वीडियो देखो, उनसे बात करो, उनसे मिलो। तो जब आपके पास वो डेटा आना शुरू हो जाएगा, काउंटर बिलीफ, तब आप धीरे धीरे उस पर काम करोगे। यहां लेकिन मैं एक चीज और कह दूं, अगर कोई आदमी अंग्रेजी की कमी के कारण अपने को थोड़ा दीनहीन समझ रहा है ना, तो अच्छा ये भी है कि वो अंग्रेजी सीख ले। अरे यार, हिंदी में वर्णमाला में ज्यादा वो हैं, अक्षर हैं, अंग्रेजी में सिर्फ 26 हैं। तो जब आप हिंदी बोल लेते हो तो अंग्रेजी में क्या आफत है? अंग्रेजी सीखी जा सकती। जो हिंदी बोल लेता है, उर्दू बोल लेता है, उसको अंग्रेजी में क्या प्रॉब्लम है? तो इससे भी डरने की जरूरत नहीं है। तो उसका तरीका क्या है? अगर किसी को अंग्रेजी सुधारनी है, अंग्रेजी मूवीज देखो जिसमें नीचे सबटाइटल आता है, अंग्रेजी न्यूज सुनो, तो आपकी अंग्रेजी भी इंप्रूव होगी, राइट? तो लेकिन अपने को एक्सपीरियंस दूसरा दो। तो जब तक आप अपने आप को डिफरेंट एक्सपीरियंस नहीं दोगे, बिलीफ चेंज नहीं होता। और जितने ज्यादा आप अपने आप को एक्सपीरियंस, एक्सपोजर बढ़ाते जाते हो, आपके बिलीफ चेंज होते जाते हैं। और जब बिलीफ चेंज होते हैं तो फिर एक्शन चेंज होने लगते हैं। जब एक्शन चेंज होते हैं तो रिजल्ट चेंज होते हैं। क्या बात है। तो सर ने ये बताया भी कि अगर आपको अपना बिलीफ अगर चेंज करना हो, बिलीफ जो होता है, भरोसा जिसको कहते हैं, अपने आप पर भरोसा अगर चेंज करना हो तो वैसे लोगों से बात करो जैसा बनना चाहते हो। अगर आपके अंदर भी वो कमियां हैं, जो कमियां जिससे डर रहे हो आप, तो उन लोगों को देखो जिन्होंने उन कमियों के बावजूद भी अपने आप को कामयाब बनाया, राइट, या उन कमियों को दूर किया। अगला सर मेरा एक सवाल आपसे है, सफलता के लिए पर्सनल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है आज के समय में, अगर किसी को सफल होना है तो सर अगर किसी को अपना पर्सनल डेवलपमेंट करना है तो उसे कौन कौन सी स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए? अगर वो किसी बिजनेस फील्ड के अंदर है, सेल्स फील्ड के अंदर है, या जीवन में कामयाब होना चाहता है, तो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो उसको अपने पर्सनल डेवलपमेंट में जरूर ऐड करनी चाहिए? देखिए, एक विश्वविख्यात मोटिवेशनल ट्रेनर हैं जिनसे ज्यादातर हिंदुस्तानी ट्रेनर्स ने ट्रेनिंग ले रखी है, बताते नहीं, बात अलग है। मैंने भी ले रखी है। वो है टोनी रॉबिन्स, एंथनी रॉबिन्स भी बोलते हैं उसको। तो वो वर्ल्ड का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर है। लेकिन उसके जो गुरुजी हैं वो है जिम रॉन, उनके मेंटोर जिम रॉन। हाँ, जिम रॉन, उनके बारे में कम लोग जानते होंगे शायद, लेकिन अब उनको चाहिए कि उनको ढूंढें।
तो जिम रॉन ने ना सक्सेस की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, वो आपके सवाल को आंसर करती है। जिम रॉन ने कहा है सक्सेस इज समथिंग यू अट्रैक्ट बाय द पर्सन यू बिकम। कामयाबी वो चीज है जो आप अपनी तरफ आकर्षित करते हो, किस चीज के द्वारा, जिस तरीके के व्यक्ति आप बन रहे हो। तो वो हमेशा कहते थे व्हाट आर यू गेटिंग से ज्यादा अपने आप से पूछो व्हाट आर यू बिकमिंग। आपको क्या मिल रहा है, आप अपने आप से ये पूछो गुरुदेव आप बन क्या रहे हो। सो आर यू बिकमिंग बेटर एवरी डे। तो जो पर्सनल डेवलपमेंट की बात है आपकी, जैसे मैं कई बार थोड़ा मजाक में कहता हूँ, कई ऐसे लोगों के पास महंगी गाड़ियां होती हैं कि जब वो शीशा नीचे करते हैं ना और मुंह खोलते हैं तो गाड़ी की इंसल्ट हो जाती है, मतलब वो उस काबिल नहीं थे। हाँ, कि मतलब कैसे कैसे लोग आजकल ऐसी गाड़ी में घूम रहे हैं। मतलब अच्छा, फोन आजकल लोगों ने 1.5 लाख ले रखे हैं, लेकिन जब वो फोन पे बात करते हैं तो वो भाई साहब वो फोन की इंसल्ट है। क्यों? उन्होंने अपना कम्युनिकेशन स्किल नहीं सुधारा, इनकम बढ़ गई किसी कारण से। बाप दादों ने जमीन इकट्ठी की थी, इन्होंने जमीन बेच दी और बाबूजी फॉर्च्यूनर में आ गए सपोज। अब फॉर्च्यूनर में तो आ गए, पैसा तो आ गया, पर वो गाड़ी में बैठने का तरीका, सलीका, अच्छा उस गाड़ी को चलाने का तरीका, वो आपने सुना नहीं, वो किस पता नहीं कौन से का है, मुझे नहीं पता, वो क्या कहता है कि तुम्हारी फितरत बता रही है तुम्हारी दौलत नहीं है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारी दौलत नहीं है। तो ये जो ये दौड़ा रहे हैं गाड़ियां, ये कोई खानदानी रईस नहीं दौड़ा रहे, नहीं, जो नवे या जो नवे बच्चे हैं जो अभी वो दौड़ा रहे हैं। खानदानी रईस गाड़ियां सड़कों पे ऐसी नहीं दौड़ा रहे, वो हमेशा ड्राइवर को कहते हुए आराम से चला, कोई जल्दी नहीं है, आराम से चल। हाँ, जबकि उसकी गाड़ी में जो मीटर है ना वो 300 तक जाता है, ऑडोमीटर उसका, पर वो अपनी गाड़ी भाई साहब 80-100 से ऊपर नहीं ले जाने देगा। ये जो नवे हैं ये कई बार ऐसी गाड़ियों को 100 पे खींच रहे होते हैं जो 100 के ऊपर है भी नहीं मीटर में, जबरदस्ती खींच रहे होते हैं जबरदस्ती खींच रहे होते हैं। तो वो दौलत नहीं है। तो अगर आप अपने को डेवलप नहीं करते लेकिन सिर्फ धन बना रहे हो, तो फिर उसमें ना उस धन की भी लोग फिर वो करते कि बात सही है, लक्ष्मी जी ना उल्लू पे ही बैठती है, तो लोग फिर इस तरीके की बात करते हैं ना। तो इसलिए आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि आदमी को सेल्फ को जरूर डेवलप करना चाहिए, अपना टेक्निकल स्किल बढ़ाओ, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपना सलीका बेहतर करो, अपनी भाषा को थोड़ा मैच्योर करो, और उससे बड़ी बात है थोड़ी जीवन में और अपने व्यवहार में विनम्रता रखो। कठोरपना नहीं होना चाहिए। कठोरपना ये बता रहा है कि ये अभी ढंग का कुछ बना नहीं है। देखिए, वरना ना विनम्रता ऑटोमेटिक आती है जब आदमी को पता चल जाता है कि यार ये सिर्फ मेरे करने से नहीं हुआ, इसमें काफी लोगों ने सहयोग किया। अकेले मेरे का योगदान, मेरा अकेले का नहीं है, मेरे माता पिता का सहयोग है, मेरे पूर्वजों ने मेहनत की थी, मेरे टीम वाले सहयोग कर रहे हैं, मेरे पार्टनर ने मदद की है, तो कितने लोगों के सहयोग से चीजें ठीक होती हैं। तो अपने आप फिर स्वभाव में विनम्रता आती है। लेकिन जो अभी विनम्र नहीं हुआ है तो इसका मतलब अभी ये ढंग से कामयाब नहीं हुआ। क्या बात है सर, सर ने बड़ी बहुत गहरी बात कही है, सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जो बात की गहराई है वो डेप्थ अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज्यादा है। अगला से मेरा सवाल है, बहुत सारे लोग अपनी बुरी आदतों से बहुत परेशान हैं। वो अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं और वो उन्हें पता भी है कि ये आदत से मुझे नुकसान हो रहा है, लेकिन वो अपनी आदतों को बदल नहीं पाते। तो अगर किसी को अपनी आदतें बदलनी है तो वो कैसे अपनी आदतों को बदल सकता है और उसको कंटिन्यू सेम पैटर्न में लेके जा सकता है कि मुझे अभी बदलनी ही है और इसको बदल के छोड़ो? देखिए, सबसे पहले तो ज्यादातर लोग झूठ बोलते हैं कि मैं बदलना चाहता हूं और बदल नहीं रही। हाँ, वो अपने से झूठ बोलते हैं। ज्यादातर चीजें ऐसी हैं कि अगर आप चाहते हो बदलना तो बदल सकते। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, छूटती नहीं? सिगरेट की क्या औकात है कि वो खुद आके मेरे मुंह पे लग जाएगी। मैं जाता हूँ, पैसे खर्च करता हूँ, फिर डब्बी लेकर आता हूँ, उस डब्बी पे छपा हुआ है स्मोकिंग किल्स, उसको इग्नोर करता हूँ, फिर धुआं अंदर अपने प्लांट में डालता हूँ और फिर जगह जगह से बाहर निकालता हूँ। है तो ऐसा थोड़ी है, सारा काम मैं ही कर रहा हूँ। पहले तो झूठ बोलना बंद करें कि मैं करना चाहता हूँ। सेकंड, चलो मान लिया करना चाहते हूँ, तो सेकंड स्टेप ये है, स्टार्ट विद नैनो चेंजेस। नैनो चेंज का मतलब ये है कि आप सपोज 10 सिगरेट रोज पीते हैं, तो आप कोई मैं कल से छोड़ दूंगा, सपोज नहीं कर सकते। तो आप एक काम कीजिए, 9 पीऊंगा, 1 छोड़ दीजिए, लेकिन उस 1 को हफ्ते तक छोड़ के रखिए। तो उस 1 हफ्ते में आपका ना विल पावर बढ़ जाता है कि यार मैं 1 छोड़ सकता हूँ, तो अपने बारे में अच्छा फील होता है। लोग क्या कहते हैं, कल से सिगरेट बंद, और वाकई में 10 दिन के लिए बंद कर देते हैं, और 11वें दिन फिर पहली से शुरू होती है, फिर दूसरी, और फिर पिछला कोटा भी पूरा करते हैं। उन्होंने कहा जी 10 दिन का गैप भी, थोड़ा 10 दिन का गैप भी है ना। इसकी बजाय फिर आप नैनो चेंजेस कीजिए, नैनो स्टेप्स लीजिए। 1 से शुरू कीजिए, उसको हफ्ते सस्टेन कीजिए, फिर अगले हफ्ते के लिए लीजिए कि अब मैं चलो अब 2 छोड़ता हूं,
तो फिर आप थोड़ा नैनो चेंजेस करके अपने चेंज को परमानेंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज, कई बार ना आपको अपने एनवायरनमेंट में भी चेंज करना होता है, अगर आपको अपनी आदत चेंज करनी है, अपने माहौल को, दोस्तों को, जिन जगह आप विजिट करते हो उन माहौल को भी चेंज करो। तो जब तक एनवायरनमेंट आपको, देखिए जब आप में खुद की शक्ति बढ़ जाएगी तब तो एनवायरनमेंट आप पर उतना असर नहीं करेगा, लेकिन जब तक अभी खुद की शक्ति नहीं बढ़ी हुई है तो तब तक अपने को थोड़ा सा एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो जो जिस आदमी को बार बार सर्दी जुकाम होता है आप उससे थोड़ा दूर रहो ना, बीमार नहीं पड़ेंगे। हाँ, लेकिन जब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए तब दूसरे की मदद कर सकते हो कि चल भाई तेरी भी मदद करूं। और पता चला अभी अपना ही सिस्टम कमजोर है और फिर वो सूटा मारने वाले के साथ बैठ गए तो फिर वो सिगरेट फिर अपने आप आ जाएगी ना, अपने आ जाएगी, लाभ ही दे दे। हाँ, तो लाभ ही दे दे। तो उस आदत को रिपीट करना अपने लिए मुश्किल बनाइए। ऐसी चीजें अपने आसपास से हटाइए जो उस आदत को करने में आसान करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को सिगरेट छोड़नी है तो अपने पास डब्बी रखना बंद कर दे, एक एक लेने जाया करे, कट्ठी ना ले 4-5। तो फिर मुश्किल होता है ना कि अब फिर सिगरेट पीने का मन करा तो फिर जाना पड़ेगा, फिर लाना पड़ेगा। हाँ, फिर लाना पड़ेगा। तो अपने आसपास उसके लिए कठिनाइयां उत्पन्न कीजिए, सरलता से वो हैबिट दोबारा से आप ना ट्रिगर कर सके। तो लेकिन ये सब वो करेंगे जो वाक्य में बदलना चाहते हैं, जिसको तो हाँ, जिसको बदलना नहीं चाहता, खाली झूठ बोल के वो काम चला रहा है, अपने को बेवकूफ बना रहा है, वो कंटिन्यू करेगा। यानी कि जो बदल नहीं पा रहा है अपनी आदतों को, खुद को बेवकूफ पहले, हाँ, वो खुद को बेवकूफ बना रहा है, वो ढंग से बनाता रहे। अपने आप को आदत तो किसी बात आती है नहीं, उसको सिर्फ जब रिपोर्ट आ जाएगी डॉक्टर की वो तब चेंज कर लेगा। सर मेरा एक सवाल और है, बस लास्ट सवाल है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं बिजनेस करूं, वो नौकरी कर रहे होते हैं, अब वो बिजनेस में शिफ्ट होना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने इंटरनेट में ऐसे लोगों को देख लिया है जो बिजनेस करके बहुत अमीर बने। लेकिन आपने अपने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर कहा कि कैसे लोगों को बिजनेस करना चाहिए और कैसे लोगों को बिजनेस नहीं करना चाहिए। तो सर मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी अगर आप लोगों को बताना चाहें जो जॉब कर रहे हैं, क्या वो जॉब में भी आगे बढ़ सकते हैं या उन्हें बिजनेस ही करना चाहिए, और कैसे लोगों को बिजनेस करना चाहिए, कैसे लोगों को जॉब करनी चाहिए? देखिए, मैं अब ये तो नहीं आपसे कहूंगा कि किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जिन लोगों को अपने जॉब में स्वीट स्पॉट महसूस हो रहा है और प्रगति हो रही है, तरक्की उनकी हो रही है, रिस्पेक्ट उनको मिल रही है, अगर उनको अंदर से कोई झंझट नहीं हो रहा है तो उनको अपनी जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए। जिसको प्रोग्रेस दिख रही है अपने काम में, नहीं, जिसको सुकून है, रिस्पेक्ट है और जो उसकी क्षमता है उसके अनुसार अगर उसको लगता है कि जस्टिफिकेशन है तो उसको अपना काम दिल लगा के वही करना चाहिए। देखिए, सारे लोग, आप मुझे बताइए 140 करोड़ की हिंदुस्तान की जनता सारे बिजनेस कर लेंगे क्या? कुछ को तो जॉब भी करनी होगी। तो हर चीज, अगर जो जॉब कर रहा है उसको ध्यान से करे। बिजनेस किसको करना चाहिए? जिसके पास कुछ ऐसा आइडिया है जिससे उसको लगता है कि वो समाज में ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है। जैसे वो कोई ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है जो लोग अभी महसूस कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, आप और मैं घड़ी इसलिए थोड़ी पहनते हैं कि उस कंपनी की घड़ी बिक जाए, हमें समय पता चलता रहे। हमारी प्रॉब्लम है कि हमें अगर समय पता नहीं चलेगा तो क्या होगा, उसको सॉल्व करना है। अच्छा, ब्रांडेड घड़ी हम क्यों पहनते हैं? ताकि भाई हमें थोड़ा ये भी पता चले कि भाई मेरा ये स्टेटस है, यही है ना। तो हम उसको अपनी जरूरत, तो आपको समाज की कोई जरूरत, अगर आपको लगता है कि समाज की कोई ऐसी जरूरत है जो आप बेहतर पूरी कर सकते हैं, आपके पास आइडिया है, तो आप करिए ना, बिजनेस करिए, जरूर कीजिए। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया नहीं है लेकिन बिजनेस इसलिए करना है क्योंकि मैं कुछ और कर नहीं सकता, तो करिए बिजनेस, लेकिन फिर कोई ऐसा बिजनेस कर लीजिए जो आपकी आर्थिक क्षमता के अनुरूप आता है, आपकी बौद्धिक क्षमता के अनुरूप आता है, तो उसको कर लीजिए। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस आदमी को बिजनेस करना चाहिए, इस आदमी को जॉब करनी चाहिए। जनरली वैसे आप देखोगे, जॉब मिलने के लिए आपकी पढ़ाई लिखाई और बेसिक स्किल होना जरूरी है, वरना जॉब मिलना आसान नहीं है। सिमिलरली बिजनेस खोलना बड़ा आसान है, लेकिन बिजनेस को लॉन्ग टर्म पे चलाना मुश्किल है। अब आपने अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, आज से 1.5-2 साल पहले उनके केस स्टडी बन रही थी कि ये यूनिकॉर्न बन गए, ये इतने करोड़ के हो गए सिर्फ 2 साल में, और आज उनका नाम नहीं है, कहीं नाम लेवा नहीं है उनका। अच्छा, आजकल बिजनेस, कुछ ऐसे बिजनेस भी चल रहे हैं जो घाटे में चल रहे हैं, लेकिन बिजनेस कहते हैं उसको। मैं थोड़ा पुराना आदमी हो गया हूं, तो जिसमें प्रॉफिट नहीं आ रहा मैं उसको बिजनेस नहीं कहता, वो है भी नहीं बिजनेस, वो कुछ और ही होगा। नहीं है, आजकल लोगों के चल रहे हैं, लेकिन वो बिजनेस के नाम पे चल रहे हैं, लेकिन बिजनेस एक्चुअल में है नहीं वो। हाँ, क्योंकि जिसमें प्रॉफिट नहीं बन रहा वो बिजनेस है, वो मेरी समझ में अभी भी नहीं आता।
लेकिन खैर आजकल वो चेंज हो रहा है आइडिया, लोग घाटे में चलाते हैं 10-12 साल, उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है, ग्राहक बन जाते हैं और फिर वो कोई और उसमें पैसे लगा देता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कब तक चलेगा ये, जब तक मतलब कभी तो प्रॉफिट कमाना उस बिजनेस को। खाली समाज सेवा कर लो, खोल नहीं रखा, नहीं अदरवाइज तो बिजनेस नहीं है ना। अ बिजनेस हैज टू मेक मनी। हाँ वो ठीक है कि कई बिजनेस 3 साल में पैसे बनाते हैं, कई 10 साल में बनाते हैं, लेकिन आपके पास एक क्लियर बिजनेस प्लान होना चाहिए। और अगर आपने सपोज 10 साल के बाद प्रॉफिट बनाना है तो 10 साल तक बिजनेस कैसे चलाओगे, वो पैसे कौन देगा, उसका कोई प्लानिंग होना चाहिए। तो अगर आपके पास क्लैरिटी है कि व्हाट प्रॉब्लम कैन यू सॉल्व एंड यू हैव द फाइनेंशियल मसल टू सस्टेन, तो फिर आपको बिजनेस में आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? और आजकल तो देखिए बिजनेस खोलने के लिए जरूरी नहीं है कि ज्यादा धन चाहिए। ऐसे कई बिजनेस आइडियाज हैं जो आप अपने गांव देहात में भी कर सकते हैं। आजकल खेती बाड़ी में लोग एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, और मैं तो हमेशा लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़े रियल काम करो, खाली रील वाले काम ना करो। रील वाले काम करें, रियल वाले काम करें। हाँ थोड़े रियल वाले काम करो जो धरती पे भी काम आते हैं। देखिए किसान जब अनाज उगा रहा है वो काम आता है, दिखता है। अगर आज अनाज बनना बंद हो जाए ना भाई साहब, आप बताओ जरा दुनिया में क्या होगा। तो वो रियल काम है। कार कोई बना रहा है वो रियल काम है, कोई पानी की बोतलें पैक कर रहा है वो रियल काम है, कोई जूता बना रहा है, घड़ी बना रहा है, कपड़ा बना रहा है, वो रियल काम है, रियल नीड है, वो पूरी हो रही है किसी की जो दिख रहा है। कल मैं कह रहा हूँ जी यूट्यूब ने कहा कि भाई दफा करो भाई, हम इंडिया में बंद कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ जाएगा दुनिया को, बताइए आप इंडिया में। और उनको फर्क पड़ जाएगा जिनके पास रियल काम नहीं, तो रील काम से काम चला रहे हैं। खाली रील से काम रील ये भी अच्छा है। मैं कह रहा हूँ परमात्मा करे ये काम एग्जाम्पल बढ़े। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ कि कोई रियल चीज ढूंढो, खाली रील नहीं, कोई रियल काम भी होना चाहिए आदमी। और ऐसे तो बहुत काम है सर, बहुत काम है। कपड़े बेचो भाई साहब, दवाइयां हैं, घड़ियां हैं, जूते हैं, मसाले हैं, नमक है, हर चीज अपने आसपास देखो ना, लाइटें हैं, बल्ब हैं, कितनी चीजें हैं, और ये कोई ना कोई बना रहा है, कोई ना कोई बेच रहा है। तो कोई रियल काम करो। क्योंकि सर लोगों के दिमाग में आ गया, मतलब उनको चाहिए करोड़ों, वो अभी बेचारे 1000 तक भी नहीं पहुंचा, लेकिन वो सीधे करोड़ों चाहिए ना उन्हें। तो कहते नहीं जी हम तो वही करेंगे जिसमें करोड़ों आएंगे। अच्छी बात है, लेकिन वो टाइम लगता है। देखिए वेदांता कहता है एनीथिंग विच इज नॉट ग्रेजुअल विल नॉट बी सस्टेन्ड। हिंदी में इसको अगर कहें तो कोई भी ऐसी चीज जो स्नेह स्नेह करके, धीरे धीरे करके नहीं उभरी है, वो लंबी नहीं टिकेगी। जैसे मैंने कहा ना, एक पीढ़ी खपती है भाई साहब, तब जाके कोई उद्धार होता है पीढ़ियों का। लगता है अच्छी चीजों में समय लगता है। ये आजकल ये जो ये हर चीज है ना, इंस्टेंट नूडल, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट रिलेशनशिप, यूं स्वाइप करो तो यस और यूं करो तो नो, ये इजी कम इजी गो है। अच्छी चीजों में समय लगता है, तो धैर्य रखें। बिजनेस बिल्ड करने में भी समय लगता है, राइट? तो उतना समय और वो धैर्य आपके पास होना चाहिए। क्या बात है सर। एक सर आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले, जीवन भर सफल रहने का क्या रहस्य? कोई तरीका नहीं है भैया। कुछ चीजें हमारे अधिकार में है, कुछ चीजें नहीं है। ऐसी कोई तोप नहीं है यहाँ पर मैं कि इसकी गारंटी दी जा सके कि हम जीवन भर सफल रहे। जैसे मैंने क्या कहा है, मेरा बड़ा सिंपल है कि आदमी के जीवन में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, परिवार में संबंध अच्छे होने चाहिए, और रात को सुकून की नींद आनी चाहिए। लेकिन देखिए मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि ये तीनों चीजें कल भी मेरे पास रहेंगी। क्या पता है परमात्मा क्या चीजें होती हैं, क्या घटनाएं होती हैं, क्या परिस्थितियां होती हैं। आप और मैं यही कर सकते हैं कि अपनी तरफ से वो सब करते रहे जो हम कर सकते हैं, जो आपने पिछले बार। हाँ, और उसके बाद फिर जो हो रहा है वो परमात्मा का प्रसाद समझ के ग्रहण करें भाई साहब। और इस अहंकार में भी ना रहें कि मैं किसी चीज को हमेशा अपने ही दम पे रख सकता हूँ। उसमें परमात्मा की कृपा भी चाहिए, तो थोड़ा विनम्र रहें। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर। आज अपने हमारे साथ अपनी इतनी शानदार महत्वपूर्ण जानकारियां, सब्जेक्ट के ऊपर कमांड, और जो भी आपने आज यहाँ पर अपने लाइफ लेसन को दिया है वो लोगों के बहुत काम आएंगे। थैंक यू सो मच सर आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। और उम्मीद है कि आने वाले समय में दोबारा सर से मुलाकात जरूर होगी, और किसी ऐसी ही पॉडकास्ट में किसी ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो आपने इस वीडियो से क्या सीखा मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू।